हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। इन लास्ट लेक्चर हमने जीएसटी का एक बर्ड आई व्यू देखा था। वी कन्वर्टेड इंटायर जीएसटी इनटू वन सिंगल चार्ट। यस, एंड वी स्टार्टेड विद द रजिस्ट्रेशन एंड एंड विद द स्क्रूटनी। रादर स्क्रूटनी भी क्या, अपील में जाने तक हमने बात कर रखी थी। ठीक है, यदि मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था any person who want to take a registration under GST need to file a application in form number GST REG 01। क्लिक करने की कोशिश करिए GST REG 01 इन GSTN थ्रू GSTN, और GSTN इंटर्न क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट करेगा। आफ्टर ऑल प्रोसीजर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा इन फॉर्म नंबर GST REG 06। और इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्या दिया रहेगा, GSTIN, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कितने कैरेक्टर का होगा, 15 कैरेक्टर। पहले 2 कैरेक्टर क्या हो जाएंगे आपके स्टेट कोड, बाकी के 10 कैरेक्टर क्या रहेंगे, पैन, और लास्ट के 3 कैरेक्टर में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एंटिटी कोड है, सेकंड बाय डिफॉल्ट जेड आएगा, एंड लास्ट वन इज नथिंग बट द चेक डिजिट। क्लियर है। अच्छा, एप्लीकेशन जो आपको फाइल करनी है, गवर्नमेंट ने कंप्लीट ऑटोमेशन कर रखा है जीएसटी में। दैट इज द रीजन, ऑटोमेशन के चलते हमने एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया विच इज नोन एज जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन। जीएसटीएन इज नथिंग बट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ रनिंग इन जीएसटी, फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो उतना अच्छा है, समझ में आ, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट ऑटोमेशन। तो इसके लिए हमने जो इंस्टॉल किया है सिस्टम वो कौन सा है, जीएसटीएन। जीएसटीएन को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट कौन सी दी गई है, www.gst.gov.in। जीएसटीएन इज नथिंग बट द इट्स डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आईटी कंपनीज। उसमें से भी मेनली जो आईटी कंपनी है वो कौन सी है, इन्फोसिस। करोड्स ऑफ रुपीस हमने खर्च करके ये दैट इज नेटवर्क डेवलप कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पढ़ा था इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन द टैक्स पेयर एंड डिपार्टमेंट। क्लियर है। एंड इट्स गोइंग टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, और क्या पेमेंट, अपोर्शनमेंट, मैचिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट ई वे बिल। सारा काम जीएसटीएन के थ्रू ही होना है। बात समझ में आई, कि यहाँ तक। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने कुछ और भी बातें कर रखी थी। क्या किया था, जैसे ही आपका जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही जीएसटीएन आपका, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है वैसे ही जीएसटीएन बाय डिफॉल्ट आपके 3 अकाउंट ओपन कर देता है। और वो 3 अकाउंट कौन कौन से थे, वन इज द ई क्रेडिट लेजर, अनदर वन इज द ई कैश लेजर, एंड लास्ट वन इज द ई लाइबिलिटी लेजर। ई क्रेडिट लेजर इज नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ द आईटीसी, सेकंड ई कैश लेजर इज नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ द cash deposited by the assessee and utilized subsequently, and third e liability मतलब it's a nothing but the details of the subsequent demand and liabilities। यदि मैं कैश डिपॉजिट की बात करूं तो कैश डिपॉजिट के मैंने आपको 4 मोड बताए थे। 2 मोड ऑफलाइन हुआ करते थे, 2 मोड ऑनलाइन हुआ करते थे। ऑफलाइन मोड की बात करें तो सबसे पहला मोड था ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि आप बैंक में जाके अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, बट ये वही बैंक में आप जा सकते हैं जहां पर जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है इन दिस बिहाफ। क्लियर है। तो बैंक में आप जाकर अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 10,000 पर टैक्स पीरियड, पर टैक्स चालान। क्लियर है। सेकंड ऑफलाइन मोड था एनईएफटी आरटीजीएस। एनईएफटी आरटीजीएस ऑनलाइन मोड नहीं बेटा, इट्स ऑल्सो ऑफलाइन मोड। जनरली इसे ऑफलाइन मोड में काउंट किया जाता है। और बाकी के जो 2 मोड थे नेट बैंकिंग, अनदर वन इज अ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक। तो 4 मोड के थ्रू आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, और जो कैश आप डिपॉजिट करेंगे वो आपका सब्सिक्वेंटली रिफ्लेक्ट करेगा ई कैश लेजर में। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद जो हमने पढ़ रखा था कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट बिजनेस सेटअप करेंगे। बिजनेस सेटअप करेंगे मतलब क्या, इनवर्ड सप्लाई लाएंगे और आउटवर्ड सप्लाई करेंगे। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का मुझे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 35 एंड 36 फॉर 72 मंथ्स। प्लीज रिवाइज करो आप फास्ट। फॉर 72 मंथ्स दैट इज 6 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स तक आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, जब इनवर्ड सप्लाई लाएंगे उस इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो भी जीएसटी हमने पे कर रखा होगा उस जीएसटी का हमें क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। और क्रेडिट के रिस्पेक्टिव जो बातें होगी वो कहाँ होगी, सेक्शन 16 टू 21। रजिस्ट्रेशन कहाँ दिया था, 22 to 30 में। 16 to 21 में क्या दिया, आईटीसी के प्रोविजंस दिए गए हैं।
क्लियर है बात समझ में? उसमें से बहुत कुछ हमने पढ़ भी लिया है, और भी बातें हम पढ़ेंगे जब आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, अब जब भी हम आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, जब आउटवर्ड सप्लाई होगी तब यू नीड टू प्रिपेयर अ इनवॉइस। जो इनवॉइस बनाना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है, इट इज गवर्न बाय सेक्शन 31 to 34 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्लियर है? जब हम टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या चार्ज करेंगे? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू जीएसटी रेट, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए हमने जो प्रोविजन बना रखा है दैट इज सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। एट द सेम टाइम जीएसटी कौन से नेचर का सप्लाई करना, सॉरी चार्ज करना है, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई, एंड नेचर ऑफ सप्लाई डिफाइंड अंडर सेक्शन 7, 8, 9 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। और कितने टाइप की सप्लाई बताई? इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट और टेरिटोरियल सप्लाई। इंटरस्टेट मतलब व्हेनेवर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर इन बिटवीन टू स्टेट, इन बिटवीन टू यूनियन टेरिटरी, और इन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर यूनियन टेरिटरी। क्लियर है? एट द सेम टाइम हमने और क्या पढ़ रखा था? यहाँ पे हमने पढ़ रखा था क्या? यस एवरीवन, इंट्रास्टेट सप्लाई व्हेनेवर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या यहाँ तक? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई तो इसके बाद हमने भी कहा कि आप यदि इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी चार्ज कर देना, और इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन कहाँ एग्जीक्यूट हुआ आप चार्ज कर दीजिएगा। इसके बाद आउटवर्ड सप्लाई हो गई, हमने कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लिया, क्या आपने जीएसटी भी कलेक्ट किया? यस। तो जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया गवर्नमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट को पे करके आना पड़ेगा, तो पे जीएसटी पेमेंट से रिलेटेड जो बातें दी गई थी वो कहां दी? सेक्शन 49 एंड 50। कहां दिया गया था? सेक्शन 49 एंड 50। वेरी इंपॉर्टेंट, 49 एंड 50 में हमने दो बातें की थी, हाउ मच एंड व्हेन टू पे, कितना पे करना है और कब तक पे कर देना है। तो ड्यू डेट के लिए तो पूरा का पूरा एक्ट जो था साइलेंट था। हाउएवर रिटर्न की ड्यू डेट में हमने कुछ लिख रखा था, क्या लिख रखा था कि अनटिल अनलेस आप पेमेंट नहीं कर देते, आपका रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हो वो वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब यदि विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी यदि रिटर्न फाइल किया गया है देन दैट रिटर्न इज कंसीडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज इनवैलिड रिटर्न। इसका मतलब पेमेंट की ड्यू डेट भी वही है जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है। और फिर हमने कहा कितना पे करना है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है या कंपोजिट रजिस्टर्ड पर्सन है। इन केस ऑफ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा? इन केस ऑफ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, यस, ग्रॉस टैक्स पेबल दैट इज आउटपुट टैक्स पेबल लेस आईटीसी, बचा हुआ नेट टैक्स पेबल थ्रू ई कैश हम क्या कर देंगे? पे कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी यदि कंपोजिट सप्लाई है तो ग्रॉस टर्नओवर, जो भी आपका टर्नओवर है इनटू क्या कर देंगे? कंपोजिट रेट। डिटेल में बात करेंगे सेक्शन 10 में, ठीक है। और इसका पेमेंट हमने देखा था ऑनर बिफोर द ड्यू डेट आपको कर देना, और यदि आप ऑनर बिफोर द ड्यू डेट पेमेंट नहीं करते तो सेक्शन 50 में आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, इधर 18% और 24% डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था कि रिटर्न भी आपको फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड गवर्नमेंट ने कहीं पर भी, डिपार्टमेंट ने आपको कहीं पर भी रोका नहीं टोका नहीं, तो अननेसेसरी हो सकता है टैक्स एविजन के चांसेस बढ़ जाए, तो उससे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि नाउ यू नीड टू फाइल अ रिटर्न। आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न। एक कच्चा चिट्ठा फाइल करो, हम उसे चेक करेंगे। तो वो रिटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे फाइल करने पड़ते हैं। एनुअल रिटर्न भी था, मंथली रिटर्न था, और कंपोजिट सप्लायर के लिए क्वार्टरली रिटर्न हमने देख रखा था। ये रिटर्न जो आपने सबमिट किया जीएसटीएन के थ्रू किसके पास जाएगा? डिपार्टमेंट के पास, और डिपार्टमेंट इसको क्या करेगा? स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी के बाद इन केस इफ ही इज सेटिस्फाइड तब तो कोई बात नहीं है, बट यदि उससे कोई डाउट होता है या फिर कोई अर्थमेटिकल एरर हो जाती है या फिर कोई ओमिशन हो जाता है तो ही कैन इशू अ नोटिस। वो क्या इशू करेगा? नोटिस इशू करेगा अंडर सेक्शन 73 और 74। नोटिस के अगेंस्ट में हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, यदि सेटिस्फाइड हो गया ऑफिसर तब तो ठीक है, अदरवाइज उसका क्या आएगा? डिमांड ऑर्डर। और डिमांड ऑर्डर से यदि आप एग्री करते हो तो उतनी डिमांड पे कर दीजिए, और एग्रीव्ड करते हो तो गो फॉर अपील। दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी प्रोसीजर। क्लियर है? इसके बाद हमने सीजीएसटी एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने कहा था प्रोविजन नंबर 1 एवरीवन 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 बोलना स्टार्ट करिए। टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। प्रोविजन नंबर 2 डेफिनेशन दैट इज द जनरल डेफिनेशन। 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दिया हुआ था। 7 जो था सप्लाई, 8 जो था कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इज इट क्लियर? 9 चार्जिंग प्रोविजन, 10 कंपोजिट स्कीम, 11 exemption, 12, 13, 14 is nothing but the time of supply, 15 is the value of supply. रिपीटेशन तो बेटा साथ साथ में 16 to 21 is ITC, 22 से लेके 30 तक रजिस्ट्रेशन, 31 से 34 टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एटसेट्रा। उसके बाद 35 एंड 36 में अकाउंट मेंटेनेंस, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके बाद 37 से लेके कहाँ तक?
बढ़ो आगे 48 तक, 37 से लेके 48 तक रिटर्न के बारे में बातें दी गई थी, 49 एंड 50 रिलेटेड टू द पेमेंट एंड 68 ई वे बिल से रिलेटेड बात करेंगे। 50 तक अभी आपको फोकस करना है, एक बार 50 तक हो जाए उसके बाद मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने प्रोविजन 1 सबसे पहले पढ़ना है स्टार्ट किया था, दैट इज नथिंग बट द टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। क्या था बेटा? टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। टाइटल क्या था? टाइटल इज नथिंग बट द सीजीएसटी एक्ट 2017। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे कुछ और भी पढ़ रखा था, बताइए जरा। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड इंडिया वर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 56। क्या बोला था? इंडिया मीन्स, बोलते जाइए, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, yes, including the territorial water of India, including the exclusive economic zone of India as defined under Maritime Zone Act 1976। याद हो आपको तो मैंने ये बात भी आपको इनकम टैक्स पढ़ाते समय समझा दी थी। In addition to that, continental shelf, that is the seabed and subsoil and air space over and above its territory and territorial water। तो हमने उसको कंसाइज फॉर्म में लिख लिया था, इंडिया इज नथिंग बट द इंडिया प्लस TWI प्लस EEZ प्लस कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लस एयर स्पेस। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। और इंडिया का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख रखा था सर? हमने लिख रखा था कि इंडिया इज नथिंग बट द एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1, दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या यहाँ तक? बात समझ में आई क्या यहाँ तक? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गई है तो अप्लीकेबल कब से होगा ये भी बता दो। अप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। हाउएवर जम्मू एंड कश्मीर में कब से एप्लीकेबल हुआ? तो 8 जुलाई 2017, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस 8 जुलाई को पास किया था, इसलिए 8 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल हो गया था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ और बातें समझाता हूँ। यहीं पर हेडिंग डालते हैं हम। क्या हेडिंग डालते हैं हम? हेडिंग डाल रहे हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। क्या हेडिंग डालूंगा मैं? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। क्लियर है? बातें करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर, चलिए फिर लिखिए इंडिया, ठीक है। और क्या बातें करना है मुझे आपके साथ? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इंडिया वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 56, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, ऑफ CGST एक्ट। जब तक कुछ ना बोला जाए हमेशा आपको क्या कंसीडर करना है? CGST एक्ट। स्टेट वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 103। कहाँ पे डिफाइन किया गया? 2 क्लॉज 103। वेरस यूनियन टेरिटरी वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 114। कहाँ डिफाइन किया गया? 114 में। अब एक एक करके बात करिए। सबसे पहले इंडिया की यदि मैं बात करूं तो इंडिया मतलब हमने क्या पढ़ा रहा है बेटा? बोलिए। इंडिया इज नथिंग बट द, अच्छा ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? रीज़न बता पाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको समझाऊंगा ना, आप पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या आएगा, ठीक है। एक बार हम पढ़ के ख़त्म कर ले, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो इंडिया मतलब क्या होगा? इंडिया मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया, इंडिया मीन्स इंडिया प्लस TWI प्लस EEZ। और ये इंडिया मतलब क्या था यहाँ पे? आर्टिकल 1 वाला। इन एडिशन टू डैट हमने और क्या कर रखा था यहाँ पे? सर हमने यहाँ पर इन दोनों के नीचे TWI और EEZ के नीचे का कॉन्टिनेंटल सेल्फ। मतलब क्या? मतलब क्या सर? मतलब ये हुआ कि सी बेड एंड सब सॉइल, पानी के नीचे की मिट्टी और मिट्टी के नीचे की मिट्टी, वो भी हमारी है। यस, हाँ जी हमारी है। और क्या? इन सब के ऊपर का एयर स्पेस, airspace over and above its territory and territorial water. This is India for the purpose of GST. For the purpose of GST, as far as GST is concerned, this is nothing but India. अब यदि मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट मतलब क्या होता है? वैसे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम इंडिया में जो टोटल स्टेट है वो कितने बेटा? 29 नहीं, 28, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वहां से क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। तो 28 स्टेट आपके पास है नॉर्मली। यस। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 7 नहीं बेटा, 7 नहीं, अब चेंज हो चुके हैं, नंबर 9 हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया है और 2 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज अ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर वन इज अ लेह लद्दाख, ठीक है। तो हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट है। तो क्या सर जीएसटी के पर्पस के लिए भी उन्होंने सिमिलर डेफिनेशन दे रखी है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो फिर सर क्या डेफिनेशन दी है? तो वो बोलते हैं स्टेट मीन्स, क्या बोलते हैं? स्टेट मीन्स स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी हैविंग ऑन लेजिस्लेचर,
हैविंग लेजिस्लेचर, जिसके खुद के लेजिस्लेचर है, उस यूनियन टेरिटरी को भी हम फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी स्टेट का दर्जा देंगे। सर ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरी है जिसे हमने स्टेट का दर्जा दे रखा है? तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसी 3 यूनियन टेरिटरी है जिसे हम स्टेट का दर्जा देते हैं, और वो 3 यूनियन टेरिटरी में पहली है दिल्ली, दूसरी है पौंडीचेरी, ठीक है, एंड लास्ट वन इज द जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर हम क्या चार्ज करने वाले जानते हैं आप? हम चार्ज करने वाले यदि इंट्रा स्टेट हुआ, क्या यदि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, देन वी आर गोइंग टू चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और इंटर स्टेट हुआ उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटर स्टेट में तो हम वैसे भी क्या चार्ज करते थे? आईजीएसटी। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी की मैं डेफिनेशन देखूं तो यूनियन टेरिटरी में भी उन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ है, वो बोलते हैं यूनियन टेरिटरी मींस क्या? टोटल 9 यूनियन टेरिटरी थी, उसमें से 3 तो आपने स्टेट बना दी, तो बची कितनी? 6। कितनी बची है मेरे लिए? 6 यूनियन टेरिटरी बची है। हाउएवर ये 6 यूनियन टेरिटरी में से क्या, ये 6 यूनियन टेरिटरी में से 6 की 6 यूनियन टेरिटरी को मुझे क्या कंसिडर करना है? यूटीजीएसटी, सॉरी यूनियन टेरिटरी कंसिडर करना है। इसलिए वहां पर जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो क्या लगाएंगे हम? बताओ तो जरा। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर हम सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी चार्ज करेंगे। एट द सेम टाइम यदि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर हम क्या चार्ज कर देंगे? आईजीएसटी। ठीक है, मगर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें अब स्टार्ट होती है। देखो स्टेट की डेफिनेशन तो एकदम सिंपल है, स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेचर। तो वो सारी यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है खुद के, उसको हमने स्टेट मान लिया। और कितने स्टेट कैसी, कितनी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसके खुद के लेजिस्लेचर है? तो हमने कहा 3। तो इन टोटलिटी 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बनके स्टेट बनके टोटल स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी जो मेरे पास हो गए वो कितने हो गए? 31 स्टेट। कितने स्टेट है मेरे पास? 31 स्टेट है मेरे पास फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। अब यदि मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो आपको नाम याद है क्या यूनियन टेरिटरी के? चलो बोलना शुरू करो। क्या? लक्षद्वीप, और क्या? नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, और क्या? अंडमान एंड निकोबार, और क्या? चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद और क्या? लेह एंड लद्दाख, और कोई बच गया? हाँ जी बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है, देखो कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आ गया, हाँ जी, दादर एंड नगर हवेली आ गया है, चंडीगढ़ आ गया, लेह एंड लद्दाख आ गया, और दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर आ गया। एक यूनियन टेरिटरी और कौन सी बची है? चलो देखते हैं। दमन एंड दीव, दमन एंड दीव हमारी बच गई थी। चलो डेफिनेशन देखिए एवरीवन, सबके सामने प्रेजेंट है डेफिनेशन। देखो क्या बोला? यूनियन टेरिटरी मींस क्या? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लेह एंड लद्दाख। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 6 यूनियन टेरिटरीज को तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, क्या? दमन एंड दीव, DND, सॉरी दमन एंड दीव। ठीक है, ये 6 यूनियन टेरिटरी, टोटल 9 थी, आउट ऑफ 9 3 को हमने क्या मान लिया? 3 यूनियन टेरिटरीज को हमने 3 यूनियन टेरिटरीज को हमने क्या कंसीडर किया बेटा? स्टेट। इसलिए जो बच गई वो 6 यहाँ पर है। हाउएवर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है, डेट इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? यहाँ पे एक और बात लिखी है, और वो बात क्या लिखी है? अदर टेरिटरीज। क्या लिखा हुआ है? अदर टेरिटरी। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट डू मीन बाय द अदर टेरिटरी? क्योंकि अब हमें क्या समझना है, यूनियन टेरिटरी यहाँ तक ठीक था कि 9 थी, 9 में से हमने 4 को क्या मान लिया? सर हमने 4 को 3 को हमने स्टेट मान लिया, और 3 को स्टेट मान लिया, तो बाकी की जो 6 है वो क्या हो चुकी है हमारे लिए? सर वो 6 हमारे लिए यूनियन टेरिटरी हो चुकी। तो वहां तक ठीक था। बट यूनियन टेरिटरी की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, सर डेफिनेशन बताइए, ये जब डेफिनेशन हम देखते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने यूज कर रखा है, अदर टेरिटरी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय द अदर टेरिटरी? आखिर ये अदर टेरिटरी का मतलब क्या होता है? आप समझ रहे हैं बात को? क्या क्या वन बाय वन चलो पढ़ते हैं, फिर अदर टेरिटरी भी समझेंगे। सबसे पहले इंडिया की डेफिनेशन 256 चेक करिए, जो पढ़ाया था वही दिया है क्या? इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये? यूनियन ऑफ, बोलो, यूनियन ऑफ स्टेट एंड
स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यही हमने भी पढ़ रखा था। और क्या बोला, टेरिटोरियल वाटर, सीबेड एंड सबसॉइल, मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बात कर रहा है ये, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और क्या बोला, अदर मैरीटाइम जोन एक्ट, एंड कुछ और भी लिखा हुआ है नीचे, देखो क्या, एयर स्पेस ओवर एंड अबो इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। तो इंडिया की डेफिनेशन हमने जो पढ़ी वही दी है, हाँ जी वही दी है। स्टेट की डेफिनेशन सिंपल, एक ही लाइन की डेफिनेशन, स्टेट इंक्लूड मतलब डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब स्टेट का जो नेचुरल मीनिंग है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल मीनिंग भी क्रिएट कर रखा है। आर्टिफिशियल मीनिंग क्या दे के रखा है, यूनियन, बोलो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। और कितनी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो कि विथ लेजिस्लेचर है सर, तो इन टोटलिटी 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है। टोटल कितनी बेटा, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो कि लेजिस्लेचर के साथ, और वो 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, एंड दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। यस, तो हमारे पास टोटल स्टेट लॉ कितने हो जाएंगे, 31, 28 प्योर स्टेट है, और 3 यूनियन टेरिटरी को हमने स्टेट का दर्जा दे रखा है। अब यदि मैं स्टेट के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन में, और नेक्स्ट डेफिनेशन मेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी मुझे बताइए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, मीन्स, मतलब डेफिनेशन इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, एग्जॉस्टिव है। क्या क्या बोला गया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लेह एंड लद्दाख। यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि टोटल 9 यूनियन टेरिटरी होती है, 9 में से 3 को हमने स्टेट का दर्जा दे रखा है, बाकी 6 को मैं क्या बोलूंगा, बाकी 6 को यूनियन टेरिटरी में कवर करूंगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ रही थी। अब जो लास्ट पार्ट यहाँ पे आया वो हमारे लिए क्वेश्चनेबल था, और वो लास्ट पार्ट क्या था सर, लास्ट पार्ट था यूनियन टेरिटरी मीन्स अदर टेरिटरी। क्या, यूनियन टेरिटरी मीन्स अदर टेरिटरी। आई एम टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ जी वाला क्लॉज। नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द अदर टेरिटरी, आखिर ये अदर टेरिटरी मतलब होता क्या है। यस सर, एक्सप्लेनेशन में कुछ दिया है, क्या पढ़ लीजिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ईच ऑफ द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन A2, यहाँ पे आप जी कर दीजिए, A to G शैल बी कंसिडर टू बी सेपरेट यूनियन टेरिटरी। ओके, मतलब ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा। अच्छा, अब अदर टेरिटरी का मतलब क्या है बताइए जरा। तो अदर टेरिटरी के 2 मतलब है। पहला मतलब तो ये हो जाता है कि इन नियर फ्यूचर यदि कोई भी दूसरी टेरिटरी को इंडिया एक्वायर करता है, और जब तक उसे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में डिफाइन ना किया जाए तब तक उससे यूनियन टेरिटरी में फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी कवर कर लिया जाएगा। अदर टेरिटरी वाले क्लॉज में हम उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। वापस से मैं बोलूं कि यदि इन नियर फ्यूचर इंडिया कोई और पर्टिकुलर टेरिटरी को एक्वायर करता है, ठीक है, तो जो नई टेरिटरी एक्वायर की गई है जब तक कि उसे स्पेसिफिकली स्टेट या यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक हमें जीएसटी के पर्पस के लिए उसे अदर टेरिटरी में कवर करना पड़ेगा, और अदर टेरिटरी में कवर करके उसे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी। क्योंकि अदर टेरिटरी मीन्स यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मीन्स अदर टेरिटरी। क्लियर है यहाँ तक? पहला मीनिंग तो ये हो गया, बट दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट क्या है, चलो पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम यहाँ पर आके बातें करेंगे। सर एग्जांपल क्या दिखा रहे हैं आप बताइए। सुनो बेटा, ये आपका सपोज इंडिया है, ये क्या हो गया आपका, इंडिया हो चुका है, ठीक है। इंडिया इज अ 3 टायर फेडरल गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट यहाँ पर स्टेट्स है आपके, ये सारे स्टेट्स है 1 by 1, ठीक है, ये स्टेट में बटा हुआ है हमारा इंडिया। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा मैं बियॉन्ड चले जाऊं इसके, तो ये आपका टेरिटोरियल वाटर हो जाता है, डेट इज TWI। आपने मुझे बता रखा था कि सर ये कितना नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है बेटा, ये बताओ तो जरा। सर ये एरिया होता है 12 नॉटिकल माइल्स। कितना एरिया हो गया ये, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, लिख देता हूँ मैं 12 नॉटिकल माइल्स। इसके थोड़ा और बियॉन्ड चले जाऊं तो सर ये जो एरिया कहलाता है इसे हम बोलते हैं EEZ, 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया। ये भी क्या जीएसटी के पर्पस के लिए, जीएसटी के पर्पस के लिए हमारा पार्ट है, हाँ जी हमारा ही पार्ट है ये भी। अच्छा, इसके बियॉन्ड जाऊँ, 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाऊँ तो सर ये वाला पार्ट जो है वो तो हाई सी एरिया कहलाता है। इंटरनेशनल वाटर भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनेशनल वाटर। इसमें हमारा कोई भी राइट होता है क्या, नहीं होता, तो इसके बारे में बातें करने की जरूरत ही नहीं है। अब 1 by 1 मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना और आंसर दीजिएगा। पहला ट्रांजैक्शन मेरा क्या है, दिस वन इज माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है।
दिस वन इज माई सेकेंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, दिस वन इज माई थर्ड ट्रांजेक्शन, दिस वन इज माई फोर्थ ट्रांजेक्शन एंड दिस वन इज माई फिफ्थ ट्रांजेक्शन। सर कौन से ट्रांजेक्शन की बात करो, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो, समझ में भी नहीं आ रहा हमें। ये देखिए, ये आपका पहला ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, दिस वन इज योर सेकेंड ट्रांजेक्शन, दिस वन इज योर थर्ड ट्रांजेक्शन, दिस वन इज योर फोर्थ ट्रांजेक्शन एंड दिस वन इज योर सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। सर फिफ्थ हुआ ना, भूल जाते क्या आप? नहीं नहीं नहीं, एक ट्रांजेक्शन और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, दिस वन इज योर फिफ्थ ट्रांजेक्शन। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया आपका? फिफ्थ ट्रांजेक्शन। ये 5 ट्रांजेक्शन हो गए। सर 5 ट्रांजेक्शन तो हो गए भाई, बट ये 5 ट्रांजेक्शन का करना क्या? अरे सिंपल है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई। बिकॉज देखो, यदि मेरा कोई सप्लायर, सपोज मेरा सप्लायर यहाँ कहीं पे बैठा है, कहाँ पर बैठा है? ये हमारा सप्लायर है। क्या सप्लायर विद इन द स्टेट गुड्स बेच सकता है? हाँ बेच सकता है। इन बिटवीन 2 स्टेट बेच सकता है? यस। क्या इंडिया के बाहर भी गुड्स बेच सकता है? क्या वो एक्सपोर्ट कर सकता है? हाँ जी सर, वो एक्सपोर्ट कर सकता है। क्या वो इंटर स्टेट बेच सकता है? हाँ जी सर, वो इंटर स्टेट बेच सकता है। क्या वो इंट्रा स्टेट बेच सकता है? हाँ यस सर, वो जहां इंडिया में, इंडिया के बाहर जहां बेचना चाहे गुड्स बेच सकता है। अच्छा, जब जब गुड्स सप्लाई करेगा, जब जब सर्विस सप्लाई करेगा, तब तब क्या हम जीएसटी की बात करेंगे? यस। अच्छा, जीएसटी कौन से नेचर का चार्ज होगा ये देखने के लिए क्या मुझे इंटर स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है ये चेक करना पड़ेगा? आंसर इज यस। दैट इज द ओनली रीजन मैं आपसे ये सारे के सारे सप्लाई की बातें करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि ये सारी सप्लाई का नेचर क्या है, क्योंकि उस बेसिस पर वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा स्टेट है बेटा? एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करें। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए, इज इट इंट्रा और इंटर? इज इट इंट्रा और इंटर? सर विद इन द सेम स्टेट, इसका मतलब ये क्या हो चुका है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ, बोलते जाओ बेटा, फटाफट बोलो थोड़ा, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है कि विद इन द स्टेट, इफ वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर विद इन द सेम स्टेट, देन इट्स कंसीडर्ड एज अ इंट्रा स्टेट। और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है सर, इसलिए वी आर गोइंग टू चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को जाने वाला है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, सेकंड ट्रांजेक्शन बताओ, इंट्रा या इंटर है? सर प्योरली इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। सर कैसे पहचान में आया आपको? बेटा ऐसे पहचान में आया कि ये इन बिटवीन 2 स्टेट है, 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हम चार्ज करने वाले वो क्या है? आईजीएसटी। वेरी गुड बेटा, वंडरफुल वंडरफुल। बट ये दोनों क्वेश्चन थे ही नहीं, क्वेश्चन तो अब आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब मैंने गुड्स आंध्र प्रदेश से टेरिटोरियल वाटर में बेचा, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 3 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रांजैक्शन नंबर 3। तो इज इट अ इंट्रा और इंटर? ये जो ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है, क्या ये ट्रांजैक्शन इंट्रा है या इंटर है? सर कैसे आइडेंटिफाई करें? मतलब आइडेंटिफाई करो विद इन द सेम स्टेट है या इन बिटवीन 2 स्टेट है। सर ये टेरिटोरियल वाटर तो स्टेट होता ही नहीं है, अब क्या करें हम? तो अब क्या करूं आप बताओ? मैं क्या करूं आपको? आपकी किस एक्सटेंट तक मैं हेल्प कर सकता हूं? पहले आपको आंसर तो देना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, इज इट इंट्रा और इंटर? सर इट शुड बी इंटर। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन अंडर द आईजीएसटी एक्ट। क्या आईजीएसटी एक्ट में एक्सप्लेनेशन देकर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा, क्या कहा? कि एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूं? सर हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। वापस से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स एडजेसेंट टू द स्टेट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ दैट एडजेसेंट स्टेट ओनली। कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज कंसीडर्ड एज अ स्टेट, पार्ट ऑफ द एडजेसेंट स्टेट और पार्ट ऑफ द एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी। अब मुझे बताओ ये स्टेट किसका, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है ये किसके एडजेसेंट है? सर ये एडजेसेंट है आंध्र प्रदेश के। तो इसे भी मैं एज गुड एज आंध्र प्रदेश ही मान लूंगा। मतलब क्या मानूंगा? इसे स्टेट टेरिटरी ही मानूंगा। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, CGST एंड SGST। क्या लगा देंगे बेटा, CGST एंड SGST। समझ में आया क्या यहां तक, क्या लगाएंगे हम, CGST एंड SGST, क्योंकि इट इज ऑल्सो इंट्रा। क्या बोला, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, क्या कहा है, एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इनसाइड द सी। मतलब ये कौन से एरिया की बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है TWI। TWI इज पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज नियरेस्ट, मतलब जो एडजेसेंट स्टेट है, एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी है, उसी का ये टेरिटोरियल वाटर भी क्या मान लिया जाएगा, पार्ट मान लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर भी टैक्सेस लग जाएंगे। तो अब मुझे बताइए, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रांजैक्शन थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, सर कौन सा ट्रांजैक्शन, बेटा ट्रांजैक्शन जो हमारा था वो ट्रांजैक्शन नंबर 3 था। ट्रांजैक्शन नंबर 3 कहाँ हुआ, एपी से टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। क्या टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एडजेसेंट टू द एपी है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश है, आंसर इज यस। इसलिए इससे भी मैं किसका एरिया मानूंगा सर, इसे भी हम आंध्र प्रदेश का ही एरिया मान लेंगे। मैं इससे ना हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज द एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश ओनली। कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूं, दिस पर्टिकुलर एरिया। ये जो टेरिटरी है हमारी, ये टेरिटरी भी कैसी है, आंध्र प्रदेश की ही टेरिटरी है, इसे भी आपको क्या कंसीडर करना है, आंध्र प्रदेश। समझ में आया, समझ में आया। और क्योंकि विद इन द स्टेट आंध्र प्रदेश, आपने TWI को भी क्या कंसीडर किया, आंध्र प्रदेश, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी विद इन द, ये दो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है विद इन द सेम टेरिटरी हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो चुका है, इंट्रा। अच्छा, अब यदि समझ में आ गया तो मुझे बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन अब बताएंगे सर, अब हम बताएंगे आपको ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 किस किस के बीच में हुआ, आंध्र प्रदेश और EEZ के बीच में। इज इट कंसीडर्ड एज अ इंट्रा और इंटर, सोच के आंसर दो, इंट्रा है या इंटर है, इंट्रा है या इंटर है, एवरीवन बोलिए, इंट्रा है या इंटर है। अभी तक आंसर नहीं आए हैं बेटा, जल्दी बताइए, इज इट इंट्रा और इंटर, इंटर कंसीडर करूं या इंटर कंसीडर करूं सर, इट शुड बी इंट्रा, आंसर इज अगेन रॉन्ग, इट्स अ इंटर स्टेट। ये कैसा है बेटा, इंटर स्टेट है सर। इंटर स्टेट कैसे हुआ, इंटर स्टेट का मतलब होता है इन बिटवीन द टू स्टेट और इन बिटवीन द टू यूनियन टेरिटरी, या इन बिटवीन द वन स्टेट अनदर यूनियन टेरिटरी। अच्छा, ट्रांजैक्शन एपी से इनिशिएट हुआ है तो ये तो स्टेट है, यहां तक क्लियर है। ये जो टेरिटरी है मतलब EEZ की जो टेरिटरी है, इज इट कंसीडर्ड एज अ, क्या सर इसे भी आंध्र प्रदेश का पार्ट माना जाएगा, नहीं। वहां पर जो एक्सप्लेनेशन दिया, इट इज ओनली अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड हम गए थे क्या, नहीं गए थे। तो सर ये जो 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड वाला प्लेस है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या इसको हम क्या बोलने वाले हैं, तो यहां पर बोला जाता है दिस इज कंसीडर्ड एज अ अदर टेरिटरी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज कंसीडर्ड एज अ, इसको मैं क्या बोलता हूं, अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी दैट इज यूनियन टेरिटरी। क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, यूनियन टेरिटरी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2114। आप पूछ रहे थे ना, वो अदर टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में लिखा गया है, वो अदर टेरिटरी का मतलब क्या है, तो वो अदर टेरिटरी का क्या मतलब है, अदर टेरिटरी मतलब एरिया ऑफ 200 nautical miles from the baseline but beyond the 12 nautical miles from the baseline। मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, कौन सा एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, इस एरिया को हम क्या कंसीडर करेंगे, अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी। अच्छा, अदर टेरिटरी मान लिया, इसका मतलब ये क्या हो चुका है, यूनियन टेरिटरी हो चुकी है बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ 2114। अब क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो अब मुझे बताइए ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है सर, ट्रांजैक्शन इन बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कहने का मतलब ये क्या, कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ। 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया इज अ पार्ट ऑफ द एडजेसेंट स्टेट एंड एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी। एडजेसेंट का मतलब होता है नियरेस्ट, जो पास वाला स्टेट है या पास वाला यूनियन टेरिटरी है, उसी का पार्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। क्लियर है। हाउएवर जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है बियॉन्ड द
बियॉन्ड द 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब कौन सी बात कर रहा हूं मैं, 188 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहा हूं। इट इज कंसीडर्ड एज अ अदर यूनियन टेरिटरी, इट इज कंसीडर्ड एज अ अदर यूनियन टेरिटरी। ये जो एरिया मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ये कौन सा है, अदर यूनियन टेरिटरी। तो जब भी यहां पर आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्लियर है? अब यदि समझ में आ गया तो फटाफट आंसर दो, जो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 5 है वो कौन सा है, इंट्रा या इंटर है? सर अब तो ये इंटर ही होने वाला है। व्हाई? बिकॉज दिस इज कंसीडर्ड एज अ स्टेट और दिस इज कंसीडर्ड एज अ, बोलो 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 बोलो, दिस इज कंसीडर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी। टीडब्ल्यूआई इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, यस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है इसका मतलब यहां पर भी हम क्या लेवी कर देंगे, आईजीएसटी। यहाँ पर भी क्या चार्ज हो जाएगा, आईजीएसटी। यहाँ पर भी क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई तो अब मुझे बताइए, एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर वी विल डू वन थिंग, कि ये जो एरिया कौन सा एरिया है, हाँ जी प्लीज एवरीवन, हाँ ये जो पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया को मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो डैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जो एरिया है हमारा ये स्टेट का है। कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ये समझ में है आपको? मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग द एडजेसेंट टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया वाला एरिया। क्लियर है? अब क्लियर है कि आंध्र प्रदेश स्टेट का जो एरिया है वो तो उसका ही है, साथ में जो एडजेसेंट टेरिटोरी है, टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल्स तक, वो भी उसी में कवर कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो यहां पर टीडब्ल्यूआई तक का एरिया अदर टेरिटरी कहलाएगा क्या? नहीं। अदर टेरिटरी कौन सा कहलाता है? तो सर अदर टेरिटरी में हम लेते हैं, बताइए क्या लेते हैं सर? अदर टेरिटरी में हम कंसीडर करते हैं दिस पर्टिकुलर एरिया को। कौन सा एरिया, चलो बताओ, ये पर्टिकुलर एरिया, दिस एरिया इज कंसीडर्ड एज अ अदर टेरिटरी, ठीक है। कौन सा एरिया अदर टेरिटरी है, ये समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना, समझ में आया? अब समझ में आ गया तो एक लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा बच गया, ट्रांजैक्शन नंबर 6। इज इट इंट्रा और इंटर? सर ये तो 100% क्या है, एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं, इंटर, बोलो, इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पर आईजीएसटी होता है, बट मैंने आपको एक बात समझाई थी, हमने क्या फॉलो कर रखा है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंसेप्ट। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। दैट इज द रीजन जनरली यहाँ पर आईजीएसटी क्या होगा, नील। दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ इंडिया स्टेट यूनियन टेरिटरी एज फार एज जीएसटी इज कंसीडर, ठीक है। तो चलो एक बार अगेन डेफिनेशंस को देखते हैं, कंसीडर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान थी हमारे लिए। इंडिया की डेफिनेशन क्या थी बता पाएंगे? सर इंडिया इज नथिंग बट द एज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सबसॉइल एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज डिफाइंड अंडर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, एयर स्पेस ओवर एंड अबो। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में ऑलरेडी इनकम टैक्स में भी की, यहाँ पर भी हम कर चुके हैं। तो ये इंडिया की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद स्टेट इंक्लूड, मतलब स्टेट का जो नॉर्मल मीनिंग है वो तो आएगा ही आएगा, मतलब क्या 28 स्टेट जो है वो तो आएंगे ही आएंगे। इन एडिशन टू डेट यूनियन टेरिटरी, कितनी यूनियन टेरिटरी जिसके खुद के लेजिस्लेचर है, ऐसी कितनी है बेटा, ऐसी सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल मिला के स्टेट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 31 स्टेट। टोटल कितने होंगे, 31 स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इसके बियॉन्ड जाए तो यूनियन टेरिटरी की हमने बात की, तो जो 6 यूनियन टेरिटरी है वो तो आएगी आएगी, प्लस 1 एडिशनल हमने यहाँ पे चार्ज किया है। यहाँ पे क्या ईजेड वाला एरिया आ जाता है, हाँ जी आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको कहा कि टीडब्ल्यूआई वाला एरिया जो है उसका क्या होगा, तो हमने कहा टीडब्ल्यूआई वाला जो एरिया इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ, बोलो, पार्ट ऑफ एडजेसेंट स्टेट और एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी, इसलिए उसमें अकॉर्डिंगली टैक्सेस लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जो अभी बातें मैंने आपको पढ़ाई उसी का डायग्राम यहाँ पे बना के देके रखा हुआ है, तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं, चेक करना चाहे तो। देखिए इंट्रा इंटर दोनों स्टेट दिए हुए हैं। ये सपोज आपका आंध्र प्रदेश है, यदि हमने यहाँ से यहाँ, सॉरी, यदि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हम रन करते हैं विद इन द टीडब्ल्यूआई, ये आपका टीडब्ल्यूआई वाला एरिया हो गया, तो आप मुझे बताइए इज इट इंट्रा और इंटर? इंट्रा, तो इंट्रा लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटर। वाई? बिकॉज ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, ये तो स्टेट हो गया आपका, ठीक है, ये भी कौन सा है, स्टेट वाला एरिया ही हो गया। हाउएवर ये एरिया कौन सा कहलाएगा, सर ये अदर टेरिटरी में चले जाता है। कहाँ पे जाता है, अदर टेरिटरी, मतलब क्या, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और ये जो है ये भी इंटर तो है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ एक्सपोर्ट, इसलिए इसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा।
क्लियर है? बोलो समझ में आया क्या? जितनी बात हो सकती थी इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो सारी बातें कर ली, हर एक ट्रांजैक्शन को आपको दिखा दिया है। अब आपको यदि याद हो तो मैंने आपको बोला था टेरिटोरियल सप्लाई। तो टेरिटोरियल सप्लाई मतलब क्या? यदि सप्लाई इस पर्टिकुलर दैट इज टेरिटोरियल वाटर में होती है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं जनरली? टेरिटोरियल सप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आई क्या? अब यदि आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताओ, एक बार चेक कर लीजिए इसे फटाफट। यहाँ तक अब क्लियरिटी आ गई होगी तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी सर। प्रोविजन 1 इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रोविजन 1 में जितनी बातें हो सकती थी वो सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन नंबर 1। अलॉन्ग विथ हमने साथ में इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को भी डिफाइन किया है और उसके रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शंस भी चेक किए। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या? नाउ फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम और अदर टर्म्स। जनरली प्रोविजन 1 सेक्शन 1 पढ़ने के बाद सेक्शन 2 में आना चाहिए, बट सेक्शन 2 हम बाय डिफॉल्ट नहीं पढ़ते। बाय डिफॉल्ट नहीं पढ़ते मतलब थॉरोली उसे हम रीड आउट नहीं करते वन बाय वन। वहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई है, बहुत सारे वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे जैसे जैसे यूज आते जाएगा वैसे वैसे वर्ड हम डिफाइन करते चलेंगे। जैसे हमने प्रोविजन 1 पढ़ा और प्रोविजन 1 पढ़ते समय हमें रियलाइज हुआ कि अरे हमें तो इंडिया की डेफिनेशन देखनी चाहिए, स्टेट की देखनी चाहिए, यूनियन टेरिटरी की देखनी चाहिए, तो हमने अकॉर्डिंगली देख ली। तो बाय डिफॉल्ट सेक्शन 2 का उतना पार्ट हमारा कवर हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी नए नए वर्ड्स यूज होते चलेंगे वैसे वैसे हम सेक्शन 2 को रिफर करते रहेंगे, बट स्पेसिफिकली सेक्शन 2 हम पढ़ने वाले नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो सर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो क्या है सर? वो जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? यू नो व्हाट, एक्ट की बात को थोड़ी देर के लिए सेट असाइड रख दो। आप मुझे ये बताओ, आपने आर्टिकल 366(12) पढ़ा है क्या? हाँ जी सर पढ़ा है। क्या होता था? डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी? डेफिनेशन ऑफ जीएसटी इज नथिंग बट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्लियर है? इससे पहले कि हम जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करें, सीजीएसटी एक्ट में फर्दर दूसरे प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट करें, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सपोज आपका कोई क्लाइंट आपके पास आ गया और क्लाइंट आपसे आके ये पूछ रहा है कि सर बताइए सीए साहब बताइए कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमने एग्जीक्यूट किया है। सर ये पर्टिकुलर मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन, ये तो बता दो। एक्स ट्रांजैक्शन, हमने एक्स ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है और वो आपसे ये पूछना चाह रहा है क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। व्हाट विल बी योर आंसर? क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट है। उसने आपको कहा कि सर वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट या हम एग्जीक्यूट कर चुके, एज द केस में भी हम एक्स ट्रांजैक्शन एक्स वाई जो भी मानना है मानो। सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे मान ले? अरे रुको आप मेरी बात तो सुनो, आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सपोज एक्स ट्रांजैक्शन है और एक्स ट्रांजैक्शन के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वेदर दैट ट्रांजैक्शन इज लायबल टू जीएसटी, यस और नो। व्हाट विल बी योर आंसर? सर पहले ट्रांजैक्शन बताइए तब तो हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा चलो मैं आपको ट्रांजैक्शन बता भी दूं, तो जरूरी है क्या जो ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊं वो ट्रांजैक्शन का नॉलेज है आपके पास? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं वो आप समझो। जनरली क्या होता है, वी आर नॉट सपोज टू नो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का नॉलेज हमारे पास होना पॉसिबल ही नहीं है। चलो मैंने बोल दिया गैलोनाइजेशन किया जा रहा है, इज इट लायबल टू जीएसटी और नॉट? यू आर लाइक सर गैलोनाइजेशन क्या होता है? अरे इसलिए तो मैं बोल रहा था एक्स ट्रांजैक्शन। क्लाइंट तो कोई भी आ सकता है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन पूछ सकता है, तो ट्रांजैक्शन की कोई लिमिटेशन है क्या? नहीं है। एंड हमको हर एक ट्रांजैक्शन पता हो ऑलरेडी, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन मैं आपसे बोल रहा हूं एक जनरल फिनोमिना बनाते हैं हम। एक जनरल वे में बात करो कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारा क्या बोलता था? जीएसटी मींस टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा जो सीजीएसटी एक्ट भी हमने बना रखा होगा क्या वो इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया होगा? यस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकते। तो जब हम चार्जिंग प्रोविजन 9 पढ़ते हैं तो इवन चार्जिंग प्रोविजन 9 में भी
ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इवन चार्जिंग प्रोविजन 9 में भी इन्होंने लिख रखा है कि जीएसटी इज नथिंग बट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जो टैक्सेबल इवेंट है इट्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, दैट्स इट। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है, आई नो डेट कि हर एक ट्रांजैक्शन मुझे पता नहीं है, बट मुझे मेरे बेसिक बहुत स्ट्रांग है ना, तो बेसिक को यूज करके मैं क्या दूंगा, आंसर दूंगा। सर कैसे देंगे आंसर बताइए तो जरा। मैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करूंगा, इज इट अ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट। अब यहां से हमारी बातें इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुकी है। मैं ये चेक करना चाहूंगा कि वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, is it a goods, is it a transaction of goods or is it a transaction of service or is it a transaction of both। क्योंकि यदि वो गुड्स ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेट अवे बोल दो जीएसटी नहीं लगेगा। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गुड्स है या नहीं है, सर्विस है या नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विस वर्ड दोनों को डिफाइन कर रखा है ना, क्या, गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज। ये जो गुड्स वर्ड है ना बेटा, ये जो गुड्स वर्ड है इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 252। कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज 52 में डिफाइन किया गया। वेयर एज सर्विस वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 102। सर प्रोविजन नंबर हमें भी याद होने चाहिए, होने तो चाहिए, मुझे तो इसलिए याद करने पड़ते हैं क्योंकि याद रह भी जाते हैं, मुझे तो वैसे भी याद रह जाते हैं प्रोविजन, और याद नहीं भी रहते तो भी याद करने पड़ते हैं क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बट आपने यदि याद किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो बाय डिफॉल्ट हम क्लास में रिपीटेशन दे के याद कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने बार हम उसको रिपीट करते हैं, कहीं यहां से लिंकेज आ रहा है, यहां से लिंकेज आ रहा है, वहां से लिंकेज आ रहा है, तो हर लिंकेज में हम वो प्रोविजन पढ़ते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान नहीं भी रहा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, इज इट अ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्योंकि यदि वो गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो स्ट्रेट अवे बात क्या हो जाएगी, इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी। क्योंकि गुड्स ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं बात को, आप बात को समझ रहे हैं। अच्छा चलो, सपोज वो गुड्स है या सर्विस है, तो अब क्या जीएसटी लगा दे, नहीं सर। अगेन वी आर गोइंग टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा, इज इट अ सप्लाई, इज इट अ सप्लाई। और सप्लाई के लिए हमारे पास जो प्रोविजन दिया गया है वो कौन सा है, सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कौन सा प्रोविजन दिया गया बेटा, सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्लियर है। सबसे पहले तो ये, अच्छा ये जो दोनों पार्ट मैंने आपको बताया ना, ये इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है। आप पहले सप्लाई चेक करो या पहले गुड्स या सर्विस चेक करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट ये बात कंफर्म है कि जब तक कि ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, मतलब इट शुड बी सप्लाई एंड इट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जब तक ये दोनों बातें सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, तब तक आप जीएसटी चार्ज कर पाएंगे क्या, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जीएसटी चार्ज होने वाला नहीं है। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ तभी चार्ज होगा व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या यहां तक, हाँ जी सर समझ में आ गई। अच्छा अब यदि आपको समझ में आ गई तो चलो जी, अब जीएसटी तो लग गया, जीएसटी लग गया क्या, हाँ क्योंकि सप्लाई भी है, गुड्स भी है, सर्विस भी है। अब आप क्या करोगे, व्हाट नेक्स्ट। तो सर अब जीएसटी लग गया है, जीएसटी चार्ज हो गया है, तो अब दो बातें होने वाली है। अगेन कौन सी दो बातें होने वाली है वो भी बता दीजिए। सर अब जो बात होगी वो ये होगी कि जीएसटी जो लगाया जा रहा है, जीएसटी चार्ज करना है, वो तो कंफर्म हो गया। अब जो जीएसटी चार्ज करना है वो जीएसटी कौन सा चार्ज करेंगे, कौन सा चार्ज करेंगे, मतलब आप समझ रहे हो, जीएसटी कौन सा चार्ज करेंगे। इससे मतलब ये है कि सीजीएसटी चार्ज करना है, एसजीएसटी चार्ज करना है, आईजीएसटी चार्ज करना है, कौन सा जीएसटी चार्ज करना। तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा सर, अब हमें इसके लिए नेचर देखना पड़ेगा सप्लाई का। क्या देखना पड़ेगा बेटा, नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई। अब आप मुझे बताइए नेचर ऑफ सप्लाई जो है ये कितने टाइप की होती है, मेनली दो टाइप। अभी टेरिटोरियल सप्लाई को सेट असाइड कर दो, उसका इतना यूज हमें नहीं होगा। वन इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, अनदर वन इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, बराबर है।
अच्छा, यदि इंटर स्टेट सप्लाई हुआ होगा तो मैं उसके ऊपर क्या चार्ज करूंगा सर, हम उसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज कर देंगे। क्या चार्ज कर देंगे? आईजीएसटी। बट यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ होगा तो फिर मैं क्या चार्ज करूंगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऑब्लिक में लिख देता हूं यूटीजीएसटी, डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो। समझ में आया यहाँ तक? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, ये दोनों को चार्ज करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर्ड सर? वी रिक्वायर्ड, अच्छा ये कहाँ से आ रहा है सर? ये आईजीएसटी एक्ट से आएगा। कहाँ से आएगा? आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजन नंबर, बोलो कौन सा प्रोविजन बेटा? सर ये है सेक्शन 7 एंड दिस वन इज अ सेक्शन 8। परफेक्ट है ना? पढ़ा है ना हमने? क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे नेचर ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब सप्लाई डिटरमाइन हो गई, सप्लाई डिसाइड हो गई, तो अब व्हाट नेक्स्ट सर? अब जीएसटी चार्ज करेंगे। अच्छा, जीएसटी चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे सर? सिंपल है ना सर? सिंपल है बेटा, सिंपल तो है, वो तो मुझे भी पता है, बट कैसे चार्ज करेंगे वो भी बताना तो पड़ेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बता देते हैं। ये लीजिए, सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वीओएस। वीओएस मतलब क्या होता है बेटा सर? वीओएस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वैल्यू ऑफ सप्लाई को जीएसटी रेट से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलिए? हमारा आ जाएगा जीएसटी। कितना जीएसटी चार्ज करना है? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए हमने सेक्शन 15 पढ़ना है, बराबर है। जीएसटी रेट जो है एज नोटिफाइड बाय, बोलो कौन नोटिफाइड करेगा? एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन जीएसटीसी रिकमेंडेशन, ऑन जीएसटीसी रिकमेंडेशन। क्लियर है यहां तक? अब जीएसटी भी चार्ज कर दिया, गुड्स भी बिक गया। अब जो जीएसटी हमने चार्ज किया उसको पे कब तक कर देना है? उसको पे करने की लाइबिलिटी कब अराइज होगी? तो लाइबिलिटी कब अराइज होगी ये देखने के लिए वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस प्रोविजन, और अब हमें पढ़ना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई। बेसिकली ये टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई इज नथिंग बट द टाइम ऑन विच लाइबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज। आपकी जीएसटी को पे करने की लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया तब अराइज होगी, या गुड्स को जब आप सप्लाई कर रहे हो तब अराइज होगी, या बेचने के लिए वो तैयार हो चुके तब अराइज होगी, या फिर जब गुड्स रिसिपेंट को मिल चुके तब अराइज होगी? कब अराइज होगी? तो इन सब के बारे में बात कौन करेगा? टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई इसको प्यार से मैं क्या बोलता हूं? टीओएस। और ये जो टीओएस है ये कहां से कहां तक दिया है? सेक्शन, बोलो कहां से कहां तक सर? सेक्शन 12 टू 14, रदर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 12, 13, 14, सिंपली लिख दो, तीन ही प्रोविजन तो है। ओके, अब टाइम ऑफ सप्लाई से हमें यह पता चलेगा कि हमें जीएसटी कब तक पे करना है, लाइबिलिटी कब अराइज हुई और उसकी ड्यू डेट क्या है। ठीक है, अब वो जो जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज हुई उसको पे करके आना पड़ेगा। पे करके आना पड़ेगा कहने का मतलब क्या? अब दो बातें हो जाएगी, एक तो क्या उसका पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए हमारे पास, बोलो पेमेंट करने के लिए हमारे पास प्रोविजन कौन सा है सर? इसके लिए हमारे पास सेक्शन 49 एंड 50 है, और साथ में उसका मुझे क्या फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास प्रोविजन जो है 37 टू 48। तो इस प्रोसीजर में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे व्हाट डू मीन बाय द गुड्स, व्हाट डू मीन बाय द सर्विस। सबसे पहले जो हमारा पोर्शन होगा ना कंप्लीट, वो कौन सा होगा? सबसे पहले हम ये पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट्स अ टैक्सेबल इवेंट। इट्स अ टैक्सेबल इवेंट। ये क्या है हमारे लिए? इट्स नथिंग बट द टैक्सेबल इवेंट। मैंने क्या कहा? आपने सुना? नहीं सुना? वापस से मैं रिपीट करता हूं, इट्स नथिंग बट द टैक्सेबल इवेंट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इससे पहले कि चार्जिंग प्रोविजन पढ़े, चार्जिंग प्रोविजन में यही लिखा है, डोंट वरी। इससे पहले कि मैं चार्जिंग प्रोविजन आपको पढ़ाऊं, उसके पहले हम ये देख लेंगे कि व्हाट डू मीन बाय द गुड्स, व्हाट डू मीन बाय द सर्विस, व्हाट डू मीन बाय द सप्लाई, सो दैट जब हम चार्जिंग प्रोविजन पढ़े तो हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली चार्जिंग प्रोविजन बोलना क्या चाह रहा है। यस तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन मुझसे पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले मैं उस ट्रांजैक्शन में क्या चेक करता हूं? आपको समझ में आया क्या चेक करता हूं? मैं बताओ तो जरा। मैं उस ट्रांजैक्शन में ये चेक करता हूं वेदर दैट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, यस और नो। यदि मुझे आंसर नो मिल जाता है तो स्ट्रेट अवे बोल देता हूं जीएसटी नहीं लगेगा। यदि वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। आप स्ट्रेट अवे बोल दो, आगे चेक करने की, फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गुड्स और सर्विस हो गया, तो फिर मैं क्या चेक करता हूं? इज इट अ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7? इफ यस देन इट इज कंसीडर्ड एज considered as taxability, that is taxable under GST, अदरवाइज स्ट्रेट अवे हम क्या बोल देंगे? नॉट टैक्सेबल। कहानी खत्म करो। तो सबसे पहले मुझे यहां पर क्या चेक करना पड़ेगा सर? सबसे पहले हम ना ये देखेंगे गुड्स मतलब क्या होता है, सर्विस मतलब क्या होता है।
ठीक है, ये दोनों देखने के बाद फिर हम देखेंगे सप्लाई मतलब क्या होता है। सप्लाई देखने के बाद हम देखेंगे चार्जिंग प्रोविजन, क्योंकि उस इवेंट पर जब हम सप्लाई पढ़ चुके होंगे तो हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि चार्जिंग प्रोविजन भी पढ़ ले। चार्जिंग प्रोविजन पढ़ने के बाद कंपोजिशन स्कीम पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे टाइम ऑफ सप्लाई में, और फिर वन बाय वन एक एक करके प्रोविजन रन होते चलेंगे। समझ में आया क्या यहाँ तक? बोलिए समझ में आया? तो क्या अब हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं? यस, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। आपको सोगा की डेफिनेशन याद है क्या? सोगा में आपने गुड्स पढ़ा है कभी? सोगा, सोगा याद है क्या? पहले ये बताओ। सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी? हाँ जी सर, हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रखी थी। चलिए गुड्स की हम बातें करते हैं। हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, एंड गुड्स वर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52। कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 52। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, इट इज ऑलमोस्ट मैंने कट कॉपी पेस्ट नहीं कहा, ऑलमोस्ट सेम जैसे कि आपने सोगा में पढ़ी थी। मतलब यहाँ पर भी जो डेफिनेशन है उसको भी 3 फोल्ड डेफिनेशन में हमने कन्वर्ट कर रखा है। हम क्या बोलते हैं? गुड्स, यस एनीबडी, गुड्स मीन्स इंक्लूड बट एक्सक्लूड। बट एक्सक्लूड का मतलब क्या है? बट डज नॉट इंक्लूड, बराबर है ना? बट एक्सक्लूड, इंक्लूड। और जब भी इस टाइप की डेफिनेशन होती है, मैंने आपको बताया था इस डेफिनेशन को मैं कौन सा टाइप बोलता हूं सर? इट्स नथिंग बट द इंक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव टाइप। इंक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है ये। और इस डेफिनेशन में यदि मैं आपसे बात करूं, इस डेफिनेशन में यदि मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होगा? सर जब भी ऐसी डेफिनेशन दी जाती है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड मीन्स पार्ट, देन एक्सक्लूड पार्ट, एंड लास्ट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इंक्लूड पार्ट, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द, बोलो, एसेंस ऑफ दैट डेफिनेशन। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार करते हैं। चलो सोगा की डेफिनेशन रिवाइज करवाओ। सर सोगा बोलता था गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए जी, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ, आप डेफिनेशन देखिए और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। गुड्स, देखो क्या लिखा हुआ है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, इसका मतलब क्या हुआ? अदर देन मतलब एक्सक्लूड। अदर देन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी, एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। और नीचे क्या दिया? बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग अटैच्ड टू द अर्थ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है बेटा, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। आपको तो पहले से ही पता है, तो आप मुझे बता ही पाएंगे। बताइए, गुड्स मीन्स क्या बोला? एवरी काइंड ऑफ, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो बोला मैं लिख देता हूं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले जो वर्डिंग बोल रहा था वो यही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यही बोला हुआ था। क्या बोला था? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने भी वही लिख दिया, सेम बातें मैंने लिखी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और बाकी के पार्ट की डिस्कशन स्टार्ट करूं, आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या बोला है। क्या बोला बेटा? वापस से रिपीटेशन दो। डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना। डेफिनेशन इतनी आसान भी नहीं है, आई नो डेट आप पढ़ के आए हो, फिर भी आपको बहुत कुछ नया सीखने मिल जाएगा। ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन क्या बोल रही? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, बोलो क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ माय क्वेश्चन इज, डेफिनेशन पढ़ ली क्या यहाँ तक? हाँ जी सर, यहाँ तक तो डेफिनेशन हमने प्रॉपर्ली पढ़ ली। अच्छा, यहाँ तक डेफिनेशन पढ़ रही तो इसको इंटरप्रीट भी कर लो। इंटरप्रीट करो ना, इंटरप्रीट करेंगे तभी तो मजा आएगा, ऐसे कैसे मजा आ जाएगा? समझ में आया? क्या बोला? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? आपने सेक्शन 2 क्लॉज 52 में गुड्स को डिफाइन किया। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा गुड्स को कैसे डिफाइन किया? आपने कहा गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला मेरे माइंड में क्वेश्चन तो यही आएगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय द मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता रहेगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या,
डेफिनेशन मैं समझ पाऊंगा क्या नहीं समझ पाऊंगा? अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड का आपको मीनिंग ही नहीं पता, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो हाउ यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स? आप आइडेंटिफाई कभी कर ही नहीं पाओगे कि गुड्स मतलब क्या होता है। तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन देने का जो तरीका है वो क्या है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट डू मीन बाय द मूवेबल प्रॉपर्टी? चलो बताओ सर। मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग मतलब जो प्रॉपर्टी मूव हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, वो कहाँ पढ़ा बेटा, ये कहाँ पढ़ा तुमने? सर वो ना हमने 4th क्लास में पढ़ा था, विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव हो सकती है उसको मूव। अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बातें होगी क्या? एक्ट पढ़ रहे हैं हम, मजाक थोड़ी ना करें। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट पढ़ रहे हैं, तो एक्ट के अकॉर्डिंगली बताओ ना सर। तो फिर एक्ट में डिफाइन किया गया होगा ना, जो डेफिनेशन दी गई वो ले लीजिए, बात खत्म करिए। क्या? जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन ले लीजिए और बात खत्म करिए। अब डेफिनेशन दी है क्या मूवेबल प्रॉपर्टी की? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंटायर क्या, इंटायर सीजीएसटी एक्ट इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इंटायर सीजीएसटी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? सर एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी हम एक्ट पढ़ते हैं वहां पर डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं, और वो वर्ड्स की डेफिनेशन हम कैसे लाते हैं, कैसे डिराइव करते हैं? सर सबसे पहले तो हम उसी एक्ट में आइडेंटिफाई करते हैं क्या दिया गया है क्या। यदि दिया है तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, और नहीं दिया है तो फिर मैं क्या करता हूं सर, फिर हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में जाते हैं, अदर एक्ट में जाते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा? क्या कोई इसके लिए केस लॉ डिसाइड हुआ है क्या मूवेबल प्रॉपर्टी? तो आंसर इज नो। अभी नया नया तो लॉ आया है, ज्यादा कोई केस लॉ है ही नहीं इसमें। दैट इज द रीजन कि मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड को अभी तक हमने डिफाइन किया है क्या, नहीं किया। ये मतलब इससे रिलेटेड कोई जजमेंट आया क्या, नहीं है। सर अब अदर एक्ट में आते हैं। हाँ चलिए बताइए कौन से एक्ट में जाऊं? सर अदर एक्ट, सोगा में भी सेम डेफिनेशन थी, तो सोगा में तो हमने डिफाइन करके रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। अच्छा बताओ क्या डिफाइन किया है? सर याद नहीं आ रहा सर, बहुत दिन हो गए सर पढ़े, कभी फाउंडेशन में हमने पढ़ा था। अरे नालायक, कितना झूठ बोलोगे। इवन फाउंडेशन में जब आप सोगा पढ़ते थे ना, सोगा में भी आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इवन सोगा में भी मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया गया था। सोगा इज ऑल्सो साइलेंट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल। सर वो इनकम टैक्स एक्ट में हमने पढ़ा है ना, वो आठ प्रॉपर्टी, वो ले ले क्या? कैसी बात कर रहे हो? वो लिमिटेड पर्पस के लिए डिफाइन किया, उसको लेंगे तो पूरा जीएसटी का एसेंस है वही डिफीट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का वही डिफीट हो जाएगा। तो वैसे तो बात होगी नहीं। क्या और कोई एक्ट है जहां मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है? हाँ जी है। इवन आपने सोगा पढ़ते समय भी जजमेंट्स पढ़े होंगे, और जजमेंट्स में वो एक्ट भी पढ़े होंगे, बट होता है आप भूल गए, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड डिफाइंड अंडर जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट में क्या मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया? आंसर इज यस। और जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है? मूवेबल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी अदर देन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल। क्या बोलता है? मूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है वो बाय डिफॉल्ट मूवेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है? ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल इज बाय डिफॉल्ट मूवेबल। तो वो हर एक प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है वो क्या है? मूवेबल है। व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी सर? मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भी क्या ऐसे डिफाइन किया है अदर देन मूवेबल? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को उन्होंने डिफाइन किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो क्या बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, जो अर्थ के साथ अटैच है। सर व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ अटैच्ड टू द अर्थ? व्हाट डू यू मीन बाय द अटैच्ड टू द अर्थ? तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ द टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली अटैच्ड टू द अर्थ इज नथिंग बट द ईदर रूटेड फ्रॉम द अर्थ और एम्बेडेड इन द अर्थ। एम्बेडेड मतलब फिस्टेंड इन द अर्थ। या तो जैसे रूटेड फ्रॉम द अर्थ मतलब प्लांट्स हो गए, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? ट्रीज हो गए। एम्बेडेड इन द अर्थ मतलब बिल्डिंग हो गई। अटैच टू द अर्थ मतलब क्या होता है? इधर रूटेड फ्रॉम द अर्थ और एम्बेडेड इन द अर्थ। तो उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी।
समझ में आ गया व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? सर नहीं आया, कैसी बात कर रहे हो, इतना डिटेल में पढ़ा फिर भी नहीं आया। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? आप ये ऐसा ऐसा याद मत रखो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, आप ऐसे याद मत रखो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, आप कैसे याद रखना, एनी प्रॉपर्टी इफ इट इज नॉट इमूवेबल देन बाय डिफॉल्ट इट इज मूवेबल। मतलब यदि कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो मूवेबल है। बहुत सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या? यदि कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो मूवेबल है। अब यदि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, बिल्डिंग इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी? आंसर इज नो, इमूवेबल है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब यदि समझ में आ गया होगा तो आप मुझे बताइए, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, वेदर कॉपीराइट इज मूवेबल और इमूवेबल? नहीं समझ में आया? अरे कॉपीराइट होते हैं ना, मैंने अपने बुक का कॉपीराइट करवाया, बताइए कॉपीराइट मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल है या इमूवेबल है? सर 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 नहीं समझ में आ रहा भाई। कॉपीराइट इमूवेबल नहीं है ये तो कंफर्म है ना, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या हुआ, मूवेबल। क्योंकि वो हर एक चीज जो इमूवेबल नहीं है वो क्या है, मूवेबल है। वो हर एक चीज जो इमूवेबल नहीं है वो क्या है, मूवेबल है। तो कॉपीराइट क्या हुआ, मूवेबल। मूवेबल है मतलब क्या है, गुड्स है, और गुड्स है इसका मतलब क्या, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करेंगे हम गुड्स कंसीडर करके। यस, आप समझो ना डेफिनेशन को पढ़ने का तरीका क्या है। यदि मैं आपसे पहले डायरेक्टली ऐसा पूछता ना, बताओ बेटा कॉपीराइट, कॉपीराइट गुड्स है या सर्विस है, यू आर लाइक पता नहीं, या तो आप सर्विस बोल देते या आपको पता नहीं। जनरली हम सर्विस बोलते हैं बट वो सर्विस नहीं है, कॉपीराइट इज अ गुड्स। समझ में आया क्या? वापस से डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। डेफिनेशन क्या बोलती है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोली बेटा, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी एवरीथिंग इज मूवेबल प्रॉपर्टी। जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता था, वापस से मैं रिपीटेशन दे रहा हूं, सेक्शन 252 ऑफ जीएसटी एक्ट बोलता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड डिफाइन नहीं किया गया था, तो हम दूसरे एक्ट में गए। दूसरा एक्ट कौन सा था, जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट ने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी अदर देन द इमूवेबल। हमने कहा इमूवेबल मतलब क्या होता है, तो इमूवेबल मतलब प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ। हमने कहा अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा अटैच टू द अर्थ इज नथिंग बट द एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टोपा। टोपा बोलता था इधर रूटेड फ्रॉम द अर्थ और एम्बेडेड इन द अर्थ, फिक्स्ड इन द अर्थ। यदि हम बाकी सारी बातों को छोड़ भी देना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से हमारा कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन क्या निकलता है, वो हर एक प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है वो बाय डिफॉल्ट मूवेबल है। क्या कहा मैंने, सुना? निगेटिव मैनर में मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसको ध्यान भी आपको कैसे रखना, निगेटिव मैनर में, गलती नहीं होगी। क्या, वो हर एक प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है, वो हर एक प्रॉपर्टी, वो हर एक आर्टिकल जो इमूवेबल नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, मूवेबल है। क्लियर है? मतलब मैं यहां पे आपको क्या लिखवाता हूं, दैट इज या देयरफॉर, इसका एनालिसिस मैं आपको लिखवा रहा हूं, देयरफॉर एनी प्रॉपर्टी इफ, क्या लिखूं, इफ नॉट इमूवेबल देन बाय डिफॉल्ट, जैसा मैंने आपको बोला ना वैसे ही लिखवा दे रहा हूं, देन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, देन कंसीडर इट एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट। साथ में मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल भी लिखवाता हूं। सर एग्जाम्पल क्या होगा, लिखो एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, लिखो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ। अच्छा मैं आपको ये पेन, लैपटॉप, ये फालतू के एग्जांपल मैं नहीं लिखवा रहा हूं आपको, वो तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि वो मूवेबल है। मूवेबल है मतलब गुड्स है। मैं आपको वो चीजें लिखवा रहा हूं एग्जांपल में ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है। डेफिनेशन क्या बोल रही है, गुड्स मींस, बताओ वापस से डेफिनेशन क्या बोल रही है बेटा, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और ध्यान कैसे रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी मींस अदर देन द इमूवेबल। कहने का मतलब क्या है, एवरी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल इज बाय डिफॉल्ट मूवेबल। वो हर एक प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, मूवेबल। अब मुझे बताओ क्या कॉपीराइट इमूवेबल है, नहीं, इसका मतलब ही क्या हो गया, वो मूवेबल है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या? क्या आप कॉपीराइट बेच सकते हो, सेल कर सकते हो क्या कॉपीराइट को? हाँ सेल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, कॉपीराइट बिकते हैं मार्केट में।
समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? अब यदि समझ में आ गया तो अब मैं इसके सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ, डेट इज एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड वाला पार्ट क्या बोलता है? बट डज नॉट इंक्लूड। बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब क्या है? कि बियॉन्ड इमेजिनेशन दिस आर्टिकल्स नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड्स। बात ही खत्म हो गई। एक्सक्लूड मतलब बट डज नॉट इंक्लूड। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो एक तो हमने यहाँ पे बोल रखा है मनी, और दूसरा हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज, मनी एंड सिक्योरिटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज, बोलिए एवरीवन, गुड्स। क्या ये आपने सोगा में भी पढ़ रखा था? हाँ जी सर, सोगा में भी लिखा था कि गुड्स मनी और सिक्योरिटीज को कवर नहीं करते हैं, मतलब मनी और सिक्योरिटी को हम गुड्स नहीं मानेंगे। सर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप पहले हमें ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द मनी? तो मनी इन जनरल, मनी का मतलब क्या होता है बेटा? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब जो करेंसी प्रचलन में है उसको हम मनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हड़प्पा संस्कृति के कॉइन रखे हुए हैं, इज इट कंसिडर्ड एज अ मनी? नो, आंसर इज नो। जो न्यूमेस्टिक वैल्यू जो होते हैं उसको हम मनी कंसिडर करते हैं क्या? नहीं। मनी की डेफिनेशन हम देखेंगे लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब हम कंसिडरेशन पढ़ेंगे तब हम इसे कवर कर लेंगे। तो एज ऑफ नाउ अभी मुझे पढ़ने की जरूरत है क्या? मनी नहीं। हाँ, बट मनी का मतलब जनरली क्या होता है? टेंडर नोटिस, ऐसी करेंसी जो प्रचलन में, ठीक है। सिक्योरिटीज मतलब क्या? एज डिफाइंड अंडर सिक्रा। सिक्रा में सिक्योरिटी क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी मींस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, सभी कुछ आ जाएगा वहां पर। सिक्योरिटीज इज वेरी ब्रॉडर टर्म, इट कवर ईच एंड एवरीथिंग। इसका मतलब यह हुआ कि जब यदि आप शेयर परचेस करते हो तो शेयर जो आपने परचेस किया, इट्स नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। शेयर को आप सेल करते हो, इट्स नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स ही नहीं है। सर सर्विस भी तो हो सकता है। हाँ देखेंगे, सर्विस के बारे में हम बात करेंगे, रुक के। एज ऑफ नाउ यहां तक की बात समझ में आई? यस। मतलब गुड्स की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने क्या बोला? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने कहा हाँ जी, मूवेबल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल, इज बाय डिफॉल्ट मूवेबल। समझ में आया? हाँ जी। उसके बाद हमने कहा इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होगा? मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड, बट इट इंक्लूड मतलब क्या? हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। क्या इंक्लूड करोगे? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम। क्या बोला गया? एक्शनेबल क्लेम। फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, आपने सोगा पढ़ा था तो एक्शनेबल क्लेम आपको यहां पर नजर आता था। मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने सही लिखा है। मैंने सोगा, मैं आपको सोगा पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं, मैंने जो डेफिनेशन गुड्स की लिखी है अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ, और जीएसटी लॉ में फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री एक्शनेबल क्लेम को गुड्स कंसीडर किया गया। 1 जुलाई 2017 के पहले तक गुड्स एक्शनेबल क्लेम जो होता था वो सर्विस में कवर किया जाता था, उसे गुड्स कंसीडर करते थे क्या? नहीं। बट पहली बार एक्शनेबल क्लेम को हमने क्या कंसीडर किया बेटा? गुड्स कंसीडर किया है। हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया, क्या लिखा? कि गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। वी आर नॉट टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, हम सोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शनेबल क्लेम कंसीडर्ड एज अ गुड्स। सर व्हाट डू मीन बाय द एक्शनेबल क्लेम, हमको तो वो भी नहीं पता। तो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन यदि आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ये एक्शनेबल क्लेम आपने कहां पढ़ा होगा? या तो आपने ये सोगा में पढ़ा होगा या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों जगह आता है। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम का पहला पार्ट क्या रहता है? कि ट्रांजैक्शन ऑफ राइट्स ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स। क्या? ट्रांजैक्शंस ऑफ राइट्स ऑन अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ए बी सी, अब्बा बब्बा एंड चब्बा, ठीक है। ए को बी से पैसे लेना है और बी को सी से पैसे लेना है। सपोज 1000 रुपीज, यहां भी 1000, मतलब ए इज हैविंग राइट टू कलेक्ट 1000 रुपीज फ्रॉम द बी एंड बी इज हैविंग राइट टू कलेक्ट 1000 रुपीज फ्रॉम सी। ए को बी से लेना है और बी को सी से लेना है। तो बी ने कहा कि जो मेरे राइट्स है, जो सी से मुझे लेना है, वो डायरेक्टली मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं, मैं अपने राइट ट्रांसफर कर देता हूं, आप सी से ले लो, बात खत्म हो जाएगी। तो ये जो आपने अपने राइट, जो बी ने अपने राइट ए को ट्रांसफर किया, इट इज कंसीडर्ड एज अ that is actionable claim, that is a right on unsecured debt. So whenever there is a transaction of unsecured debt, transaction of right on unsecured debt, it is considered as a actionable claim. पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? any right on the movable property which arise subsequent to the particular event। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे लॉटरी हो गया, लॉटरी, गैम्बलिंग,
ये सब भी क्या कंसीडर किए जाते हैं, एक्शनेबल क्लेम। फॉर एग्जांपल आपने लॉटरी 10 रुपए की एक लॉटरी परचेस की और उसमें जो फर्स्ट प्राइज है दैट इज ऑडी, 40 लाख की ऑडी पहला प्राइज है। वो 10 रुपए की लॉटरी आपको राइट दे रही है वो 40 लाख की मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए। इज इट अ एक्शनेबल क्लेम? आंसर इज यस। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एक्शनेबल क्लेम। क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या यहां तक? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई तो अभी तक जो हमने बात की है फटाफट करो। क्या गुड्स मीन्स, सबसे पहले हमने क्या बोला, बोलो। गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स इज नथिंग बट अ एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इट एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड होगा? मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। और क्या इंक्लूड होता है सर वो बताइए। यहाँ पे दो चीजों को और इंक्लूड किया, ये दो जो आर्टिकल्स हम इंक्लूड कर रहे हैं ये वही है जो आपने सोगा में पढ़ा था। सर हमने सोगा में क्या पढ़ रखा था बताइए जरा। आपने पढ़ा था ग्रोइंग क्रॉप्स, आपने पढ़ा था कि ग्रोइंग क्रॉप्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड्स। क्या कंसीडर करेंगे हम इसको? एज अ गुड्स कंसीडर करेंगे। याद आ रहा है क्या? नहीं सर याद नहीं आ रहा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, याद नहीं भी आ रहा तो भी चल जाएगा। ठीक है, पहला हमने क्या बोला, एक्शनेबल क्लेम, दूसरा क्या बोला, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब तीसरा इसी का सब्सिक्वेंट पॉइंट आ रहा है, डेट इज अ ग्रास। कौन सी ग्रास? ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, अब ये क्लॉज क्यों आया ये आपसे मैं जरूर पूछूंगा, एक बार आप इससे लिख लो ये डेफिनेशन को। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग ये आ रही है, विच आर एग्रीड, विच आर एग्रीड टू बी सप्लाइड। बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। अब आप पहले से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कशन और करेंगे। ठीक है सर, क्या समझना क्या है? समझना बस इतना सा है बेटा। बेसिकली क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट अस अज्यूम दैट लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। ओके, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस एग्रीकल्चर करेंगे, है ना। ये सपोज हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, हमने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर करने के बाद ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गए। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपसे बात करता हूँ, आराम से सोच समझ के आंसर देना। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ चुके हैं। ठीक है, अब यदि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मैं कटिंग एंड हार्वेस्टिंग करेंगे, हम थ्रेसिंग करेंगे, यस, और इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फाइनली हम मार्केट में सेल करेंगे। इज इट कंसीडर्ड एज अ सेल ऑफ गुड्स? इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कंसीडर्ड एज अ गुड्स? आंसर इज यस सर, मूवेबल कमोडिटी है। प्रॉब्लम क्या है? इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड्स, इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड्स। यस और नो, बात समझ में आई क्या यहाँ तक? हाँ सर गुड्स तो है, और गुड्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल भी हो रहा है, सेल ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो सेल ऑफ गुड्स है, इसका मतलब इसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा क्या? हाँ जी लग जाएगा, सेल टैक्स लग जाएगा। लोगों ने क्या किया, ये सेल टैक्स को बचाने के लिए, लोगों ने ये सेल टैक्स को बचाने के लिए क्या किया, मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट करो। मैं इस बंदे को क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा फार्मर है और ये क्या है बेटा, ये हमारा वेंडर। वेंडर ने बोला आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए। हमने बोला क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है? उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट करो कि ये जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब ये जो क्रॉप्स आज की डेट में, अभी तक हमने इसकी थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग ये सब नहीं किया, कटिंग वटिंग हुई है क्या इसकी? नहीं हुई। आज भी आपके एग्रीकल्चर लैंड में एग्जिस्टेंस में। हमने कहा आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि ये स्टैंडिंग क्रॉप्स हम आपको सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं आप? स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब जैसे प्लांट्स लगे हुए वैसे के वैसे ही सेल किए जा रहे हैं। साथ में मैंने उस बंदे से एक और कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप इसकी सब्सिक्वेंटली हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, कटिंग ये सब करने के बाद अल्टीमेट मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी दे देंगे। अब क्या हुआ है इस पूरी सिचुएशन में ये समझिए। बेसिकली मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो किसका किया? स्टैंडिंग क्रॉप्स का। जो मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसका किया बेटा? स्टैंडिंग क्रॉप्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स आज भी आपके एग्रीकल्चर लैंड में लगी हुई है, उसकी थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, कटिंग ये सब हुई है कि कटाई, बुनाई, कटाई और गहाई वगैरह ये सब हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो अब यहां पर मुद्दा आया कि डिपार्टमेंट बोला कि इट इज कंसीडर्ड एज अ सेल ऑफ गुड्स, देयरफॉर लायबल टू सेल टैक्स। हमने बोला कैसी बातें कर रहे हो,
ये तो गुड्स ही नहीं है। हमने क्या परचेस किया, कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो किसका है, स्टैंडिंग क्रॉप्स। स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब अटैच टू द अर्थ। अरे रूटेड फ्रॉम द अर्थ है ना, रूटेड फ्रॉम द अर्थ मतलब अटैच टू द अर्थ, और अटैच टू द अर्थ है इसका मतलब ये तो इमूवेबल है, और इमूवेबल है इसका मतलब ये गुड्स नहीं है, और जब गुड्स ही नहीं है तो सेल ऑफ गुड्स कहां से आएगा पिक्चर में। बेटा दो टाइप के एक्ट हमने बनाया ना, एक हमने बनाया सेल ऑफ गुड्स और दूसरा बनाया टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब सेल ऑफ गुड्स में हम क्या बातें करते हैं कि जब भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो उसमें हम सेल ऑफ गुड्स की बातें कर पाएंगे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को क्या पर कवर किया जाता है, टोपा में। अब यहां पर जो ट्रांजैक्शन हुआ, इज इट अ गुड्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, आंसर इज नो। देखो दो तरीके हैं ना, पहले आप स्टैंडिंग क्रॉप्स को पूरा कट कर लीजिए, प्रॉपरली उसको क्लीन करो और उसके बाद मार्केट में बेचो, तो ये तो कमोडिटी आप बेच रहे हो मतलब गुड्स है, मूवेबल कमोडिटी है। हमने ऐसा किया क्या, नहीं, मैंने तो क्या कहा, स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो, उसका मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भले ही आप बाकी के काम भी आप ही करने वाले हो, बट हमने क्या किया, हमने एक लूपहोल ढूंढा। लूपहोल क्या ढूंढा कि एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट करो स्टैंडिंग क्रॉप्स का। अब स्टैंडिंग क्रॉप्स इज कंसीडर्ड एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाई, बिकॉज रूटेड फ्रॉम द अर्थ। हमने पढ़ा ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अटैच टू द अर्थ, और अटैच टू द अर्थ मतलब इधर रूटेड फ्रॉम द अर्थ और स्टैंड इन द अर्थ। अब क्या ये रूटेड फ्रॉम द अर्थ है, हाँ जी रूटेड फ्रॉम द अर्थ है, इसका मतलब ये इमूवेबल, और इमूवेबल है मतलब ये गुड्स नहीं है। गुड्स नहीं तो मतलब सोगा लगेगा क्या, नहीं। ऐसा करके लोगों ने सेल टैक्स बचाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट को भी क्या ये बात समझ में आएगी, होगी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी। अच्छा, लोग ऐसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, तो लोगों के जो ये लूपहोल था, ये जो लूपहोल हो गया था, ये लूपहोल को प्लग करने के लिए गवर्नमेंट ने सोगा में डेफिनेशन में ये दोनों क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी ये दोनों क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। कौन से क्लॉज को, क्लॉज नंबर दिस और दिस वन, कि आज के बाद यदि ग्रोइंग क्रॉप्स, बेसिकली ये ना एक ही इंटायरिटी में है ये पूरा का पूरा, यदि ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास एंड थिंग अटैच टू द अर्थ और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लैंड विच आर एग्रीड टू बी, देखो ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, समझ में आ रहा है क्या, इंपॉर्टेंट बात ये, विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर द सप्लाई अंडर और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मैं लैंड नहीं बेच रहा हूं, मैं स्टैंडिंग क्रॉप्स बेच रहा हूं, तो इससे भी हम क्या मान लेंगे, एज गुड एज गुड्स मान लेंगे। तो अब आप स्टैंडिंग क्रॉप्स बेचो, नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसको तो हम गुड्स मान ही रहे, गुड्स मान रहे हैं मतलब जीएसटी लग जाएगा अब उसके ऊपर। आप समझ रहे हैं बात को, आप बात को समझ रहे हैं क्या। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है, मोटी मोटी, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी but exclude money and securities. At the same time it include, बोलो, actionable claim, growing crops, grass and thing attached to the earth forming part of land which is served along with the before the supply or before the along with the contract of supply. It's clear, समझ में आया यहाँ तक। सब यदि समझ में आ गया होगा तो इससे पहले कि मैं आपको सर्विस की डेफिनेशन बताऊं, इससे पहले कि मैं सर्विस की डेफिनेशन में आऊं, मैं आपके साथ कुछ और बातें यहां पर करता हूं। सर किससे रिलेटेड बात करेंगे आप, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं एक्शनेबल क्लेम। अब जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं ना, ये बातें आपको आगे भी सिमिलैरिटी में मिलेगी, ठीक है। इसके लिए जो बातें अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं ये आगे भी आएगी। जब आगे ये बातें आएगी तो उस टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बातों मुझे वापस से रिकलेक्ट करवाना, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम, पहले तो ये बताओ, एक्शनेबल क्लेम को हमने गुड्स कंसीडर किया, सर्विस एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न गुड्स कंसीडर किया। जब हम निगेटिव लिस्ट पढ़ते हैं, निगेटिव लिस्ट मतलब क्या, गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन को सप्लाई कंसीडर नहीं किया, कहने का मतलब क्या हुआ, देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन विच इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सप्लाई, और उसमें से एक ट्रांजैक्शन बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम, क्या बोलता है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। अच्छा, यदि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है क्या, आंसर इज नो। सर ट्रांजैक्शन कहां लिखा है, प्लीज कम ऑन पेज नंबर, सर कौन से पेज में आना है, तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं, पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 31 में। पेज नंबर 31 क्या बोलता है, एक्शनेबल क्लेम, देखो क्या बोल रहा है पेज नंबर 31, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग।
अच्छा ये क्या है सर? बेटा ये सप्लाई चैप्टर में, सप्लाई चैप्टर का सेक्शन 7.2 है, और 7.2 क्या बोलता है वो भी देख लो। अभी तक हमने सप्लाई पढ़ा नहीं है, बट आपको मैं लिमिटेड पर्पस के लिए पढ़ा रहा हूं। देखो क्या बोलता है, एक्टिविटी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3, क्या एक्टिविटी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3, क्या लिखा है, कैन बी टर्म्ड एज negative list. What do you mean by the negative list? That is, activities or transactions shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service. मतलब शेड्यूल 3 में जो भी एक्टिविटीज लिखी गई है, जो भी ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सप्लाई, हम उसे सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी अराइज। डोंट वरी, सप्लाई पढ़ेंगे तो ये बातें आएगी आएगी। नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी अराइज, समझ में आया? और इसी सीरीज में उन्होंने पॉइंट नंबर 6 में लिखा, क्या लिखा पॉइंट नंबर 6 में? एक्शनेबल क्लेम, मतलब एक्शनेबल क्लेम कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। इसका मतलब यह हुआ कि एक्शनेबल क्लेम के ऊपर कोई भी जीएसटी लगने वाला नहीं है। हाउएवर अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, इसका मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को हम क्या कर मानेंगे, इसको हम सप्लाई मान लेंगे, और सप्लाई मान लिया मतलब जीएसटी लग जाएगा क्या, देयरफॉर लायबल टू जीएसटी। मतलब आज की डेट में यदि आप लॉटरी परचेस करते हैं तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। अब यदि आपको समझ में आ रहा होगा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, वन बाय वन मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। एक्शनेबल क्लेम को बेसिकली मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, पहला लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, और दूसरा अदर। अदर से मेरा मतलब क्या है, दैट इज राइट ऑन अनसिक्योर्ड डेट। ठीक है, दो ही पार्ट तो आपको मैंने बताया। आपने भी एक्शनेबल क्लेम की जो डेफिनेशन पढ़ी होगी उसमें दो ही पार्ट पढ़े होंगे। एक पार्ट होता है ट्रांजैक्शन ऑफ राइट ऑन अनसिक्योर्ड डेट, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन, क्या लिखूं बोलो, ट्रांजैक्शन ऑफ राइट्स ऑन अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, दूसरा जो होता है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम करने का आपके पास राइट आ रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, तो इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ एक्शनेबल क्लेम। वेदर लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग कंसीडर्ड एज अ गुड्स, आंसर इज यस, इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड्स, वेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। वेदर अदर एक्शनेबल क्लेम इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ गुड्स, आंसर इज अगेन यस। नो मत बोलो, आई नो दैट आप नो बोल रहे हो। अरे गुड्स की डेफिनेशन में तो लिखा है ना क्लियरली, गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो। हर एक एक्शनेबल क्लेम को मैं गुड्स मान रहा हूं क्या? हाँ जी मान रहा हूं। डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है कि लॉटरी एंड बैटिंग गैम्बलिंग को गुड्स के साथ साथ हमने सप्लाई भी माना है। क्या माना है? कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑल्सो, देयरफॉर लायबल टू जीएसटी। अनलाइक लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, अदर एक्शनेबल क्लेम को हमने 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 बोलो क्या नहीं माना, बोलो बोलो बोलो, हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। और ये बात हमें कहां पता चली? बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन, रादर ऐसा नहीं लिखता मैं, ऐसा लिखता हूं सेक्शन 7.2, रेड विथ शेड्यूल 3, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 सेक्शन 7.2 शेड्यूल 3 निगेटिव लिस्ट, जिसमें बोला गया कि फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब ये सप्लाई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई यहां तक? बोले हाँ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ना या, जल्दी बोलो बेटा, समझ में आया क्या यहां तक? यहां तक की क्लियरिटी है? तो एक्शनेबल क्लेम के बारे में भी बात हो गई। अब डेफिनेशन को वापस से देखो, देखो पहला पार्ट मीन्स वाला पार्ट मैंने इन इट्स एंटायरिटी कवर कर लिया, जितनी बातें हो सकती ना बियॉन्ड, ये नया लॉ है, सेटल्ड लॉ नहीं है, तो जनरली मैक्सिमम बुक्स में आपको इतना एनालिसिस नहीं मिलेगा, सिंपली डेफिनेशन देके वो छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और यू आर एक्चुअली बेसिकली, मैं आपको इतना प्रॉपर वे में क्यों लेके चल रहा हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यू ऑल गाइस हैविंग अ ईगर टू लर्न। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे में बहुत मतलब ईगर टू लर्न है,
कीनली हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, आपके इतने डाउट्स आते हैं, आई आई रियली फील कि अरे मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है इन लोगों को। तो फिर मुझे और अच्छा लगता है कि नहीं, इन्हें और अच्छी चीजें बतानी चाहिए जो इनको आगे भी काम आए। बात समझ में आ रही है? तो ये मीन्स वाला जो पार्ट है, बेसिकली मीन्स वाला पार्ट जो है उसमें हमने मूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरप्रिटेशन देखा। उसके बाद फिर हम इंक्लूड वाले पार्ट में गए। इंक्लूड वाले पार्ट में हमने ग्रोइंग ग्रास और ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास के बारे में बातें की कि गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर क्लॉज को इंटर क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहीं पर बात की एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या? मनी एंड सिक्योरिटी, साथ में एक्शनेबल क्लेम। मनी और सिक्योरिटी की और बातें अभी करनी बाकी है। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि गुड्स हमें समझ में आ रहा है, नाउ वी आर कमिंग इनटू सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन, दैट इज द सर्विस। जो सेकंड टर्म हमें डिफाइन करना है वो कौन सा है? सर्विस। और सर्विस वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 102 ऑफ द जीएसटी एक्ट, ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रादर, ठीक है। अब सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती है? अरे बहुत ही आसान है, उससे भी आसान है, जो अभी हमने पढ़ी ना उससे भी आसान है। जीएसटी में मैं आपको बेटा पेजेस बहुत घुमाऊंगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जीएसटी में बेसिकली जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो लिंकेज बहुत है। तो मैं क्या करूँगा आपको, इवन चलो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए एक काम कर देता हूँ, पेजेस नंबर भी लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देख रहे हैं, और ये डेफिनेशन बेसिकली हमें कहाँ पे दी गई है? ये दोनों ही डेफिनेशन पेज नंबर 24 में कवर की गई, पेज नंबर 24 ऑफ योर नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्शनेबल क्लेम जो मैंने अभी यहाँ पर आपको पढ़ाया, दिस वन इज पेज नंबर 34, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? बात समझ में आई? चलिए सर्विस की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। सर्विस की डेफिनेशन और भी आसान है, गुड से भी बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या बोलता है सर्विस की डेफिनेशन? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन द गुड्स इज अ सर्विस। सिंपल, बस हो गया, खत्म। नहीं समझ में आया? अरे इतना ईजी तो है। देखो क्या लिखा है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन द गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले फोकस करो अदर देन, सबसे पहले अदर देन मनी और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करो। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटी। गुड्स मीन्स एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सर मनी और सिक्योरिटीज को, मनी और सिक्योरिटी, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मनी और सिक्योरिटी को, मनी और सिक्योरिटी को हमने गुड्स की डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड कर रखा है और सर्विस की डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड कर रखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि मनी एंड सिक्योरिटी नॉट नीदर कंसिडर्ड एज अ गुड्स नॉर अ सर्विस। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर ही जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अब मुझे बताइए, मार्केट से मैंने शेयर परचेस किए, वेदर इट्स लायबल टू जीएसटी? आंसर इज नो। मैंने शेयर को सेल किया, लायबल टू जीएसटी? नो। डिबेंचर परचेस किया? नो। एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉल पुट आपने परचेस किया, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। सर कैसी बात कर रहे हो, हमने तो शेयर परचेस किए थे अपने ब्रोकर से, उसने तो हमें जीएसटी लगा दिया। अरे नहीं नहीं, आपने प्रॉपरली देखा नहीं, उस बंदे ने जो जीएसटी लगाया वो ब्रोकरेज के ऊपर लगाया, वो कमीशन के ऊपर लगाया, ना कि शेयर की वैल्यू के ऊपर। अरे सिक्योरिटी को मैं ना गुड्स कंसीडर कर रहा हूं, वी आर नॉट कंसीडरिंग मनी एंड सिक्योरिटी एज अ गुड्स नॉर अ सर्विस। ना ये गुड्स में कंसीडर हो रहे हैं ना ही सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट नीदर अ गुड्स नॉर अ सर्विस, देयरफॉर नॉट लायबल टू जीएसटी। जीएसटी के दायरे से मनी और सिक्योरिटीज को हमने बाहर कर रखा है। सिंपल है, बात समझ में आई? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती थी? सर सर्विस की डेफिनेशन बोलती है, क्या बोलती है? बोलती है, क्या बोलती है? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन द गुड्स। अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ पा रहे हो? क्या चाह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या चाह रही है? हर एक ट्रांजैक्शन या तो गुड्स में कवर हो जाए या सर्विस में कवर हो जाए, बट कवर होना है, बिकॉज वी वांट टू चार्ज जीएसटी ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुड्स का हो सर्विस का हो, वी डोंट केयर। तो सर्विस को हमने बहुत ही लिमिटेड वर्जन में डिफाइन किया, बट बहुत ही ब्रॉड वे में डिफाइन कर दिया। एनीथिंग अदर देन द गुड्स इज कंसीडर्ड एज अ सर्विस। वो हर एक चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। वापस से बोलो मेरे साथ, रिपीटेशन दो, वो हर एक चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, हर एक चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। अब यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताओ, बिल्डिंग इज अ गुड्स और सर्विस? आई नो डेट आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आपका दिमाग बोल रहा है कि सर सर्विस बोल दें,
जबकि दिल बोल रहा है कि नहीं नहीं सर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये ना गुड्स है ना सर्विस है। दिमाग की सुनो बेटा, हमेशा दिल की नहीं सुनने का। अभी यहां पर सबसे पहले ये चेक करिए वेदर बिल्डिंग, मैंने आपको सपोज बिल्डिंग सेल किया, बिल्डिंग सेल किया, वेदर बिल्डिंग इज अ गुड्स, स्ट्रेट अवे नो। हमने क्या पढ़ा, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द इमूवेबल, एवरीथिंग इज मूवेबल। वेदर बिल्डिंग इज अ इमूवेबल, यस फिश स्टैंड इन द अर्थ, अटैच टू द अर्थ, यस नो। इमूवेबल है, इमूवेबल है इसका मतलब वो गुड्स नहीं है। बिल्डिंग क्या नहीं है, गुड्स नहीं है, और क्योंकि ये गुड्स नहीं है इसलिए ये सर्विस है। नहीं समझ में आया? आई एम जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स, नथिंग मोर देन दैट, आई एम जस्ट डूइंग जगलिंग विद वर्ड्स। सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती है? सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन द गुड्स, एनीथिंग अदर देन द गुड्स। अब मुझे बताओ, गुड्स, वो हर एक चीज जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस है। फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या बिल्डिंग गुड्स है? नहीं है सर, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड्स। अरे डेफिनेशन बोलती थी ना एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है? इट इज अ सर्विस। दैट इज द ओनली रीजन जब आप बिल्डिंग परचेस करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। और वो दूसरा बच्चा उठ के बोल रहा है सर हमने तो बिल्डिंग परचेस किया, हमने फ्लैट परचेस किया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। एक बच्चा बोल रहा है कि हमने बिल्डिंग परचेस किया, हमने फ्लैट परचेस किया तो जीएसटी लग गया, दूसरा बोल रहा है जीएसटी नहीं लगा। सर ऐसा कैसे? पेशेंस रखो, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। बट आज एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बिल्डिंग इज अ सर्विस। एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस, लैंड इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस। वो हर एक चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। आज जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इज इट अ सर्विस और गुड्स? इज इट अ सर्विस और गुड्स? ये सर्विस है, गुड्स नहीं है बेटा। ये प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी है क्या? सर इमूवेबल नहीं है इसका मतलब हम गुड्स बोल दें। अरे पहले ये तो देख बेटा, प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है, ये तो सर्विस पोर्शन में ही आएगा ना, तो ये सर्विस में जा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? कॉपीराइट आपको मैंने ट्रांसफर किया, इज इट अ गुड्स और सर्विस? इट इज अ गुड्स, बट कॉपीराइट मैंने आपको यूज करने दिए, यूज करने दिए मतलब 1 साल के लिए ट्रांसफर किया, टेम्परेरी ट्रांसफर है, बेचा नहीं है। कॉपीराइट बेचा नहीं, सिर्फ यूज करने दिया। इज इट अ गुड्स और सर्विस? नाउ इट इज अ सर्विस, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर्विस की डेफिनेशन देखो और क्या बोल रहा है। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन द गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और its conversion by cash or any other mode from one currency to another denomination, from one form to another form, or which for which a separate consideration is charged. Explanation for the removal of doubts, it is hereby clarified that expression service include facilitating और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। मतलब यदि ब्रोकर आपको फैसिलिटेट कर रहा है सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन को, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा? यस। उसी का एक्सप्लेनेशन दिया, आप एक बार इसे पढ़ लो, उसके बाद आफ्टर दैट विल मूव। वीडियो को पॉज करके पहले इसे पढ़ लीजिए। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? क्या लिखा था? सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या सिक्योरिटीज की डेफिनेशन को हमने गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों में से एक्सक्लूड कर रखा है? Therefore it is neither considered as a goods nor a service। इसलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा क्या? नहीं। हाउएवर क्या बोला गया? देखो, हाउएवर फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज लायबल टू टैक्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या हुआ? जो ब्रोकरेज लिया जाएगा, जो कमीशन लिया जाएगा, जो फीस ली जाएगी रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज, चार्जेबल टू जीएसटी। अब डेफिनेशन को वापस से रेफर करते हैं। सर्विस की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, और सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 102 में दे रखी है, और जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है देखिए। हाँ जी। बताना स्टार्ट करिए। डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या बोलता था? सर्विस मींस, दो पार्ट में डेफिनेशन आपकी डिवाइडेड है। पहला पार्ट है मींस, और दूसरा पार्ट क्या है? बोलो। इंक्लूड।
सर्विस मीन्स एंड इंक्लूड। मीन्स वाला पार्ट क्या बोल रहा था, बोलिए, बोलना आपको ही बेटा, अभी तो सब कुछ पढ़ा दिया ना आपको। क्या, एनीथिंग अदर देन, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन। बहुत ही ब्रॉड मैनर में डेफिनेशन डिफाइन की गई है, मतलब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हर एक चीज को कवर करना चाह रही है। एनीथिंग अदर देन, एनीथिंग अदर देन बोलो, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। क्लियर है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। बट इंक्लूड, इंक्लूड में क्या बोला, बोलो, एक्टिविटीज रिलेटेड टू, एक्टिविटीज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू व्हाट, सबसे पहले उन्होंने बोला यूज ऑफ मनी, एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी, और सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था, कन्वर्जन ऑफ मनी। दो बातें कर रहा था, कन्वर्जन ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम, क्या बोला क्या था, फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर। ठीक है, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। कंसिडरेशन चार्ज, साथ में इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा था यहां पे, एक्सप्लेनेशन। इससे पहले एक्सप्लेनेशन में जाए, बातों को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला, एनीथिंग अदर देन द गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, क्या है, बोलो 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 बोलो, क्या है, सभी कुछ क्या है, सर्विस है। गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के सब कुछ क्या है, सर्विस। यदि मैं मनी और सिक्योरिटी की बात करूं बेटा, यदि मैं मनी और सिक्योरिटी की बात करूं तो मनी और सिक्योरिटी के, सॉरी, हाँ, यदि मैं मनी और सिक्योरिटी की बात करूं तो मनी और सिक्योरिटी के बारे में बोलो। मनी और सिक्योरिटी के केस में हमने क्या पढ़ रखा है, मनी एंड सिक्योरिटीज नीदर कंसिडर्ड एज अ गुड्स नॉर कंसिडर्ड एज अ सर्विस। ना ये गुड्स है और ना ही ये क्या है, सर्विस। देयरफॉर, क्या बोलूं, देयरफॉर नो जीएसटी एट ऑल, ना आज लगेगा और ना ही कभी और लगेगा। वैसे तो गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विस के दायरे से मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर रखा, इंटायरिटी में गुड्स के दायरे से मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिया, बट कुछ ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट कवर करना चाहती थी बाय वर्च्यू ऑफ इंक्लूड पोर्शन, या तो इंक्लूड पोर्शन के अकॉर्डिंगली या एक्सप्लेनेशन। तो इंक्लूड पोर्शन ने क्या बोला, एक्टिविटीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मनी, मतलब यदि कोई एक्टिविटीज ऐसी है जो कि यूज ऑफ मनी है तो हम उसको क्या कंसीडर मान लेंगे, हम उसको सर्विस मान लेंगे और उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करेंगे। अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूज ऑफ मनी। बेटा ये यूज ऑफ मनी से रिलेटेड ना और लोगों को भारी कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहता है मतलब क्या, उनको मिसकंसेप्शन रहता है, वो गलत इंटरप्रीट करते हैं उसको। आपको पता है यूज ऑफ मनी मतलब लोग क्या समझते हैं इसको, मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं गलत इंटरप्रिटेशन बता दूं फिर मैं आपको सही बताता हूं, क्योंकि आपका कलीग भी यही पढ़ा हुआ होगा। जितने मैक्सिमम लोग हैं वो यूज ऑफ मनी का मतलब बोलते हैं, यूज ऑफ मनी इज नथिंग बट द वी आर यूजिंग मनी फॉर द पर्पस ऑफ ईदर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विस। क्या, यूज ऑफ मनी मतलब क्या, एक्वायरिंग, एक्वायरिंग गुड्स और सर्विस, इधर एक्वायरिंग गुड्स और अवेलिंग सर्विस, इट्स अ यूज ऑफ मनी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आप यही समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सपोज आपको गुड्स परचेस करना है, आपने 5000 रुपीज दिए और उसके बदले आपको वो गुड्स हैंड ओवर कर दिया गया, और आप बोल रहे हैं कि ये जो 5000 है इट्स कंसिडर्ड एज अ यूज ऑफ मनी, तो बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है। ब्लंडर कैसे होने वाला है, अब यहां पर दो ट्रांजैक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। आगे भी चल के ये बात मैं आपके साथ करूंगा कैसे दो ट्रांजैक्शन होंगे। पहला ट्रांजैक्शन होगा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर टू द रिसिपेंट टू द कस्टमर। दूसरा क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस सर्विस, क्योंकि आपने क्या कहा, यूज ऑफ मनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सर्विस, जबकि प्रोविजन ये बोल ही नहीं रहा। प्रोविजन में यूज ऑफ मनी का मतलब कुछ और है, बट लोग क्या समझते हैं इसको, यूज ऑफ मनी मतलब वी आर यूजिंग अवर मनी टू एक्वायर पर्टिकुलर गुड्स और फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग पर्टिकुलर सर्विस या परचेसिंग पर्टिकुलर सर्विस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये गलत इंटरप्रिटेशन कभी भी ध्यान मत रखना। ऐसा नहीं है, कोई आपको बोले भी ना तो बोलना ठीक है,
आपको ये पढ़ाया गया, आपके लिए वही होगा, हमारे लिए नहीं है। समझ में आया? अदरवाइज एक ही ट्रांजैक्शन में दो बार जीएसटी लगाना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक अ बार्टर सिस्टम। यूज ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ मनी का मतलब क्या होता है पता है? जानते हो? इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं। एग्जांपल इज नथिंग बट द लोन, दैट इज लैंडिंग करते हैं ना हम, लैंडिंग बिजनेस, वो होता है यूज ऑफ मनी। मतलब क्या? आई एम यूजिंग मनी टू मेक अ मनी। पैसे को मैंने लोन दिया, लोन से फिर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस। तो यूज ऑफ मनी का मतलब क्या है? यू आर यूजिंग मनी टू मेक अ मनी। रादर ये मतलब नहीं है उसका कि यूज ऑफ मनी मतलब वी आर यूजिंग मनी फॉर द एक्वायरिंग सर्विस और गुड्स। उसका मतलब ये बिल्कुल भी है क्या? नहीं है। यूज ऑफ मनी का मतलब क्या है? यूज ऑफ मनी इज नथिंग बट द, दैट इज वी आर यूजिंग अ मनी इधर बाय वे ऑफ लेंडिंग मनी, एडवांस दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, एंड मेकिंग अ मनी। मेकिंग अ मनी मतलब हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, डिस्काउंट कमा रहे हैं। सुन में आया? अच्छा, दूसरा क्या बोला यहाँ पे? सर दूसरी बात बोला क्या? कन्वर्जन। conversion of money from one form to another, one denomination to another, and one currency to another. one form to another form मतलब क्या? one form to another मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट को आपने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, जैसे चेक था, चेक को हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया, इट इज वन फॉर्म टू अनदर। कैश को डीडी में कन्वर्ट कर लिया, वन फॉर्म टू अनदर। वन फॉर्म टू अनदर का मतलब क्या हुआ? समझ में आया क्या? वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म का मतलब होता है दैट इज, क्या लिखूं यहाँ पे बोलो? यहाँ पे नहीं लिखता, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? वन फॉर्म टू अनदर मतलब डीडी को आपने कैश को डीडी में कन्वर्ट किया एंड वाइस वर्सा। चेक को डीडी में कन्वर्ट, चेक को आपने कैश में कन्वर्ट किया एंड वाइस वर्सा। वन करेंसी टू अनदर, इसका मतलब क्या है? आपने डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया आईएनआर में, या फिर रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है? वन करेंसी टू अनदर करेंसी। कन्वर्जन हो रहा है ना यहाँ पे, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन करेंसी टू अनदर, वन डिनोमिनेशन टू अनदर। मतलब क्या? इट्स वेरी सिंपल। मेरे पास 2000 रुपीज था, मैंने आपसे चेंज मांगा, तो आपने मुझे 100 के कितने नोट्स दे दिए? 20 नोट्स दे दिए। इज इट कन्वर्जन फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर? यस। 2000 के एक नोट के बदले आपने मुझे 100 के 20 नोट्स दिए। इट्स अ कन्वर्जन फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर। नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज मैंने आपको हाँ है 500 का नोट, सपोज मैंने आपको ये 500 रुपीज दिया, और इसके बदले, ये 500 के बदले आपने मुझे 100 के 5 नोट दिए। आप मुझे बताइए, 100 के आप मुझे 5 नोट दे रहे हैं, इज इट अ कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर? फास्ट एवरीवन, इज इट अ कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर? आंसर इज यस। वापस से ट्रांजैक्शन बोलूं, मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिया, उसके बदले आपने मुझे 100 के 5 नोट दिए। Is it a conversion? Yes. Is it a conversion of money from one denomination to another? Answer is yes. Is it a service? Is it a service? आपने यदि आंसर यस दिया तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट्स नॉट अ सर्विस। वाई? बिकॉज यहां पे कुछ और भी लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर विच, क्या लिखा है देखो, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। आपने मुझे 500 के बदले कितना दिया? 500 ही दिया है। मतलब आपने कोई कंसिडरेशन चार्ज किया क्या? नहीं। हाँ, यदि आपको मैं 500 का नोट देता और उसके बदले आप मुझे सिर्फ 4 ही नोट देते, 400 देते और 100 रुपए आपका कमीशन मान के रख लेते, तो वो 100 रुपए के कमीशन के ऊपर मैं जीएसटी चार्ज कर देता बाय कंसिडरिंग इट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज मतलब यदि कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। आपने जनरली देखा होगा ना, जैसे कॉइन बिकते हैं, कॉइन, आपने 1-1 रुपए के 100 कॉइन दिए और उसके बदले 90 कॉइन दिए और उसके बदले आपको 100 रुपए मिले, तो क्या 10 रुपए एडिशनल चार्ज किया गया कॉइन के लिए? यस। तो अब इसे हम क्या मानेंगे? सर्विस, और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर देंगे। जैसे जनरली क्या होता है, नए नोट लेने तो जनरली ये होता है कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, क्या कोई स्पेसिफिक सीरीज चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? इट इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस एंड लायबल टू जीएसटी। बट यदि कोई चार्जेस, कन्वर्जन के कोई चार्जेस नहीं लिए गए, तो नॉट लायबल टू सर्विस। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपकी मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद हनीमून के बाद आप जा रहे हो, सॉरी हनीमून के बाद नहीं, हनीमून में जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? आउटसाइड इंडिया। आज के हालत में तो आप जा ही नहीं सकते, आज मैरिज भी कौन सी हो रही है नालायक, जब होगी तब की बात कर रहा हूं मैं। आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, आउटसाइड इंडिया में अब इंडियन करेंसी तो चलेगी नहीं, वहां पे तो आपको फॉरेन करेंसी लगेगी, तो आपने
जो हमारे ऑथराइज डीलर होते हैं या जो बैंक होते हैं, फॉरेन करेंसी चेस्ट जो होता है, उससे आपने क्या किया, रुपी दिया और रुपी देके फॉरेन करेंसी ले ली। आप मुझे बताइए वो फॉरेन करेंसी जो कन्वर्ट करके देता है, जो इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके देता है, क्या उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है? आंसर इज यस। और वो जो कमीशन चार्ज कर रहा है दैट इज लायबल टू जीएसटी। आंसर इज यस बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई? तो सर्विस मतलब क्या समझ में आया? सर्विस मतलब क्या समझ में आ रहा है? सर्विस इज नथिंग बट द, बोलो, सर्विस इज नथिंग बट द एनीथिंग अदर देन द गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूडिंग द activities related to the use of money or conversion of money from one form to another, one denomination to another, or one currency to another for which separate consideration is charged। और एक्सप्लेनेशन नहीं भी दिया होता ना तो भी हमें समझ में आता था कि यदि सिक्योरिटी में ब्रोकरेज की बात होगी तो उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। सिर्फ सिक्योरिटी को हमने क्या नहीं कंसीडर किया, सप्लाई गुड्स या सर्विस हमने कंसीडर नहीं किया, बट उसके इंसिडेंटल जो चार्जेस होते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, तो उन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा। हाँ लग जाएगा। उसको हमने जीएसटी के दायरे से बाहर किया है क्या? नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की बातें समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की बात हम करेंगे आज नहीं कल। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सप्लाई। हम ये देखेंगे व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, और लंबा डिस्कशन चलेगा। ऑलमोस्ट एक पूरा लेक्चर हमें लग ही जाएगा सप्लाई के लिए। क्लियर है यहाँ तक? सो गैस इसके आगे की बातें हम करेंगे आज नहीं कल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।